द ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारे पास मस्कुलर ट्यूब है और ये एक्सटेंड करती है क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर गैस्ट्रिक कार्डिया तक। क्रिकॉइड कार्टिलेज का लेवल जो है वो वर्टिब्रे C6 पे है और ईसोफेगस की जो लेंथ है वो अराउंड अबाउट 25 सेंटीमीटर है। ईसोफेगस के पार्ट्स की बात करें तो इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल पार्ट आता है। अब जो ईसोफेगस है वो डायफ्राम को पियर्स करती है एट द लेवल ऑफ T10 थोरेसिक वर्टिब्रे और फाइनली ये पेरिटोनियल कैविटी और एब्डोमिन के अंदर लाई करती है और ये यहाँ पर 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ईसोफेगस का एक अपर स्फिंक्टर है और लोअर स्फिंक्टर है। जो अपर स्फिंक्टर है उसे हम कहते हैं कि वो क्रिकोफ्रिंजियस है और जो लोअर स्फिंक्टर है वो हमारे पास एनाटॉमिकली डिफाइंड नहीं है, बस 3 से 5 सेंटीमीटर हाई प्रेशर एरिया इन द रीजन ऑफ ईसोफेजल हाइएटस। हाइएटस क्या है? डायफ्राम है, उसके अंदर जो पियर्सिंग वाली जगह है उसे हम कहते हैं कि वो ईसोफेजल हाइएटस है। और अगर यहाँ से कंटेंट हर्निएट कर जाए तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ हाइएटल हर्निया। अब जो ईसोफेगस है वो इस हाइएटस में लूजली बाउंड होती है, वहाँ पे थोड़ा सा थिक फेशिया होता है और उसे हम कहते हैं फ्रेनो ईसोफेजल लिगामेंट, यानी डायफ्राम से लेकर ईसोफेगस तक एक लिगामेंट लगा हुआ है, फ्रेनो ईसोफेजल लिगामेंट। अब ईसोफेगस की ब्लड सप्लाई और इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। सर्वाइकल रीजन जो है ब्लड सप्लाई लेती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से और ड्रेन भी इंफीरियर थायराइड वेन्स में करती है। थोरेसिक रीजन की बात करें तो ब्रोंकियल आर्टरी से इसकी जो है वो ब्लड सप्लाई आती है और इसकी जो ड्रेनेज होती है वो हेमीजाइगस और एजाइगस वेन के अंदर जाती है और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। और अगर एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एओर्टा की बात करें तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो आती है इंफीरियर फ्रेनिक और लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से और ड्रेन होती है लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन में, जो कि पोर्टल सर्कुलेशन में जाकर खुलती है। इसके अलावा ईसोफेगस में नीचे हमारे पास बहुत सी अगर वेनस डायलिटेशन हो जाए तो इसे कहते हैं कि ये ईसोफेजल वेरिसिस है और ये पोर्टल हाइपरटेंशन, लिवर सिरोसिस में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम गर्ड कहते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि थोड़े थोड़े से जो गर्ड का प्रोसेस है, रिफ्लक्स जो है वो कंटिन्यू रहता है। लोअर ईसोफेगस में थोड़ा सा कंटेंट आता है, एसिड रिफ्लक्स होता है और फिर ये क्लियर हो जाता है। अगर ये एबनॉर्मल हो जाए, ज़्यादा हो जाए और सिम्टम्स देने लग जाए तब हम इसे कहते हैं दिस इज़ गर्ड, विच इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब हमने जैसे बात की कि एक नॉर्मल प्रोसेस है तो फिर हमें इसके सिम्टम्स क्यों नहीं आते? वेल हमारे पास कुछ ना कुछ मैकेनिज़म्स हैं जो कि गर्ड को प्रिवेंट करते रहते हैं। क्या मैकेनिज़म्स है? सबसे पहले जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर ईसोफेगल का पार्ट है जो कि स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है, डिस्टल साइड के ऊपर। सो हम कह सकते हैं कि डिस्टल साइड के ऊपर एक स्फिंक्टर है और स्फिंक्टर जो होता है वो बंद हो जाता है। इस तरह जो है नॉर्मली हमारे पास गर्ड नहीं होता। तो नॉर्मल लोअर ईसोफेगस का स्फिंक्टर 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 10 से 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अब दूसरा क्या मैकेनिज्म है? यही जो हमारे पास लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है ये इंट्रा एब्डोमिनली होता है और ये एक वाल्व के तौर पर काम करता है। वाल्व जो होता है वो वन वे मूवमेंट अलाउ करता है, तो इसी तरह ये प्रिवेंट करता है कि गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स जो है वो वापस ईसोफेगस के अंदर ना आए। जब भी इंट्रा गैस्ट्रिक या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो इंक्रीज़ होते हैं तो ये एक वाल्व की तरह काम करता है। थर्ड, हमारे पास नॉर्मल कुछ ना कुछ पेरिस्टाल्सिस जो होती है हर वक्त होती रहती है। ये नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस क्या करती है? रैपिडली क्लियर कर देती है उस सारे रिफ्लक्स को जो कि स्टमक के अंदर आता है। फोर्थ, एक एंगुलेशन होती है स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान। ईसोफेगस एक एंगल से जाकर स्टमक के अंदर खुलता है, तो इसी वजह से सारा का सारा रिफ्लक्स जो है वो हमारे पास नहीं आता। कुछ जो रिफ्लक्स है वो वापस स्टमक के अंदर चल जाता है। अब रिफ्लक्स होता क्यों है? वेल ये एक नॉमिनल फिनोमिना है और जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है वो ना ट्रांजिएंटली रिलैक्स करता है, हर थोड़े टाइम बाद खुलता है ताकि अंदर जितनी भी हमारे पास सॉलिड एयर है, स्टमक के अंदर जितनी गैस बन रही है वो निकल जाए डिकार के तौर पर। हाँ, अगर ट्रांजिएंट लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्सेशंस इंक्रीज हो जाएं, ये जो ट्रांजिएंटली खुलता है थोड़ी देर बाद ये ज़्यादा हो जाए या जो स्फिंक्टर है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो इसकी वजह से जो है वो रिफ्लक्स होगा। अब रिफ्लक्स है क्या? ये एक मैकेनिकली डिफेक्ट है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर में जिसकी वजह से एक गर्ड होता है। इसके साथ साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं? ये प्रेगनेंसी में हो सकता है, ओबेसिटी में हो सकता है, अल्कोहल इंटेक में हो सकता है, लार्ज मील्स में हो सकता है, फैटी पीपल में हो सकता है, स्पाइसी डाइट, स्मोकिंग, हाइटल हर्निया, इन सब में ये रिलेटेड है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? गर्ड के कुछ टिपिकल फीचर्स हैं, कुछ एटिपिकल फीचर्स हैं। टिपिकल फीचर्स में आ सकता है हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया वगैरह। अब ये हार्ट बर्न क्या है? जस्ट रिट्रोस्टर्नल बर्निंग है। रिगर्जिटेशन क्या है? दिस इज़ एफर्टलेस रिफ्लक्स ऑफ सोर या बिटर कंटेंट, बगैर किसी एफर्ट के खुद ही जो सोर या बिटर कंटेंट्स हमारे पास थ्रोट में, माउथ में आ रहे हैं, दिस इज़ रिगर्जिटेशन।
एटिपिकल फीचर्स क्या हैं? अब जैसे जैसे रिफ्लक्स होता है ये लैरिंक्स और ट्रेकिया को भी इरिटेट करता है और हमारे पास सिम्टम्स आते हैं एज़मा के, एंड दिस इज़ इंट्रैक्टेबल एज़मा, ये ट्रीटमेंट देने से ठीक नहीं होता। उसके बाद क्रॉनिक कफ, काफ़ी खांसी लग जाती है, लैरिंजाइटिस, इसमें वॉइस चेंज हो जाती है, होर्सनेस हो जाती है, सोर थ्रोट वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारे इसके एटिपिकल फीचर्स है, जिसमें आता है एज़मा विच इज़ इंट्रैक्टेबल, क्रॉनिक कफ, लैरिंजाइटिस एंड सोर थ्रोट। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? वेल हमारे पास टिपिकल सिम्टम्स है हार्ट बर्न के, रिगर्जिटेशन के, तो हम इन फीचर्स को देखकर डायग्नोसिस बना लेंगे और जिस पेशेंट के अंदर हार्ट बर्न या रिगर्जिटेशन है तो बगैर किसी हम इन्वेस्टिगेशन के एम्पेरिकली उसको पीपीआईज के ऊपर लगा सकते हैं, वंस डेली या 2 डेली के ऊपर। इसके अलावा एंडोस्कोपी उन लोगों में करेंगे जिनके अंदर अलार्मिंग फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रबलसम डिस्फेजिया है, पेनफुल है जिसे हम ओडाइनोफेजिया कहते हैं, वेट लॉस हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, तो इन लोगों के अंदर हम एंडोस्कोपी की तरफ जाएंगे। और ऐसे लोग जिनके अंदर ट्रबल सम सिम्टम्स आ रहे हैं, हमने पीपीआईज दी और उनके पीपीआईज देने से सिम्टम्स ठीक नहीं हुए, तो फिर भी हम एंडोस्कोपी की तरफ जाएंगे। अब जो एंडोस्कोपी है वो हम क्यों करते हैं? टाइप और एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज देखने के लिए। कौन सी टिश्यू डैमेज है? कार्सिनोमा है, कलमनर है, अल्सर है, और एक्सटेंट कितना एक है, डिफ्यूज है, थोड़ा सा एरिया इन्वॉल्व है, ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व है। और हम इस जीआई अपर एंडोस्कोपी से बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैरेट्स ईसोफेगस तो नहीं होगा, कहीं ईसोफेगल स्ट्रिक्चर्स तो नहीं बन गए, एडिनोकार्सिनोमा तो नहीं होगा। सो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए भी हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं। इसके अलावा ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग होता है, इम्पीडेंस टेस्ट होता है। अब ये अननेसेसरी है लेकिन सिर्फ इंडिकेटेड उन लोगों में है जिनके अंदर एक्स्ट्रा ईसोफेगल सिम्टम्स आ रहे हैं और जिन्हें हमने एंटी रिफ्लक्स सर्जरी के लिए चूज़ करना है, या जिनकी कर लिया तो फिर बाद में भी हम उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसमें एक होता है हमारे पास कंबाइंड इम्पीडेंस पीएच मॉनिटरिंग, और ये उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर पीपीआई थेरेपी दी है, पीपीआई थेरेपी देने के बावजूद उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम फिर कंबाइंड इम्पीडेंस पीएच मॉनिटरिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे। कंबाइंड का क्या मतलब है? कंबाइंड से हम देखेंगे कि एसिड रिफ्लक्स है या नॉन एसिड रिफ्लक्स है। जो एसिड रिफ्लक्स है वो पीएच रिकॉर्डिंग जो है डिटेक्ट कर लेगी, और जो इम्पीडेंस है वो क्या डिटेक्ट करेगा? नॉन एसिड रिफ्लक्स। नॉन एसिड रिफ्लक्स में का क्या मतलब? इसमें क्या आ सकता है? इसमें हो सकता है कि हमारे पास गैस हो, ठीक है, जिसका रिफ्लक्स बार बार हो। सो असेसमेंट अगर गैस की करनी हो तो उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। अब ये 24 आवर्स पीएच रिकॉर्डिंग करनी क्या है? वेल इसमें एक पीएच का प्रोब होगा, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जहाँ पे होता है ना, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर उसको फिक्स कर देंगे। वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करेगा, उसकी सारी जितनी रिकॉर्डिंग है ना वो रिकॉर्डर में स्टोर होगी, और रिकॉर्डर जो होगा वो पेशेंट की बेल्ट के ऊपर लगेगा। 24 घंटे के लिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो अपना कंटिन्यू रखे। और अगर तो पीएस लेस देन 4 है 24 घंटों के अंदर, तो इसका मतलब कि एसिड रिफ्लक्स है। के दौरान हमने पेशेंट को कहा तो है कि अपना नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो कंटिन्यू करो। इसके अलावा उसको हम कहेंगे कि अगर तुम्हें कोई कंप्लेन या हार्ट बर्न होती है मील के साथ साथ, तो वो भी हमें साथ साथ बताओ। अब इस सारी रिकॉर्डिंग से हम देख क्या सकते हैं? हम देख सकते हैं टोटल एसिड एक्सपोजर कितना है, एसिड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी मिनट बाद रिफ्लक्स हो रहा है, और कितने टाइम के लिए रिफ्लक्स हो रहा है। सो हम एक्सपोजर, फ्रीक्वेंसी और टाइम ऑफ रिफ्लक्स इसमें देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब पीएच रिकॉर्डिंग करनी है तो उसे एक हफ़्ता पहले पेशेंट कहना है कि जितने भी पीपीआईज है वो विड्रॉ कर लो, ताकि तुम्हारी जेन्युइन जो रीडिंग है वो हमें मिले। अब ये तो सारी ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग हमने की एसिड रिफ्लक्स के लिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू टेल अबाउट नॉन एसिड रिफ्लक्स। तो नॉन एसिड रिफ्लक्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टी चैनल इंट्रालूमिनल इम्पीडेंस। सो मल्टी चैनल इंट्रालूमिनल इम्पीडेंस की वजह से हम असेसमेंट करेंगे गैस की और नॉन एसिड रिफ्लक्स की, जिससे हम एवेल्यूएट करेंगे कि हमारे पेशेंट के जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल कफ हो गया, एज़मा हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, इन सारे सिम्टम्स को हम एवेल्यूएट करेंगे। और इसके अलावा जितने भी परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं डिस्पाइट पीपीआई थेरेपी, उनको हम डायग्नोज करेंगे। इसके अलावा कंट्रास्ट रेडियोग्राफी कर सकते हैं। कंट्रास्ट रेडियोग्राफी में क्या होगा? पेशेंट को बेरियम मील देंगे, जैसे जैसे बेरियम अंदर जाएगा हम उसके रेडियोग्राफ्स लेंगे। तो इससे हम क्या देख सकते हैं? गर्ड देख सकते हैं। इसके अलावा हाइटल हर्निया देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अल्सर देख सकते हैं लोअर इसोफेगस में। इसके अलावा गर्ड की ट्रीटमेंट क्या है? वेल सबसे पहले वेट रिडक्शन करेंगे, रिकमेंडेड है। जो ओवर वेट है उन्हें अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए। बेड एलिवेशन, जो अपना बेड है उसके जो हेड वाली साइड है वो 6 इंचेस ऊपर उठा कर रखें, और ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड होना चाहिए। उसके अलावा एसिडिक फूड को छोड़ दें, फैटी फूड्स को छोड़ दें, और 8 हफ्ते का पीपीआई का कोर्स करें। नाउ दिस इज़ थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर सिम्टम रिलीफ। इसके अलावा जो जितने भी इरोसिव ईसोफेजाइटिस है उसमें भी ये हीलिंग में हेल्प करता है।
अब कौन सी पीपीआई लेनी चाहिए, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, डेंसलेक्सोप्राजोल, वेल ये रियली डिपेंड नहीं करता, बस पीपीआई ले ले, कोई भी ले लें, इफ़ेक्टिव ही हैं सारी। उसके अलावा पीपीआई जो होंगी वो खाने से 30 से 60 मिनट पहले लेनी है, क्योंकि अगर हम फ़ौरन खाने के साथ लेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा पेशेंट को पीपीएस देनी किस तरह है, पीपीएस जो होंगी वो वंस डेली डोजेज के रिजीम में देंगे, और पहली डोज जो होगी वो फर्स्ट डे ऑफ द मील के साथ देंगे। अब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पार्शियल रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें हम इसको ट्वाइस डेली कर सकते हैं। ये वो पेशेंट हो सकते हैं जिन्होंने आधा रिस्पॉन्स किया है, जिनको नाइट सिम्टम्स आ रहे हैं या वेरिएबल स्केड्यूल्स है जिनके, या स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, सो इन पेशेंट्स में हम ट्वाइस डेली में भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास नॉन रिस्पॉन्डर्स हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हमने पीपीआई दी है और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इन पेशेंट्स के अंदर हमें एंडोस्कोपी करनी पड़नी है। इसके अलावा कुछ और पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पार्शियल रिस्पांस आया है, पीपीआई दी है, आधा रिस्पांस आया है, तो उसे हम वंस डेली से ट्वाइस डेली के ऊपर कर देंगे, या फिर डिफरेंट पीपीआई दे देंगे। ओमेप्राजोल है तो उसको इसोमेप्राजोल दे देंगे या डेंसलेक्सोप्राजोल के ऊपर लगा देंगे। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर हम मेंटेनेंस थेरेपी करेंगे। ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हमने पीपीआई दी थी, सिम्टम रिलीव हो गए, अब पीपीआई डिसकंटिन्यू की है तो सिम्टम्स वापस आ गए, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम मेंटेनेंस थेरेपी करेंगे। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल इरोसिव इसोफेजाइटिस है या बैरेट्स इसोफेगस है, तो इसके अंदर भी हम मेंटेनेंस पीपीआई थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। अब जिसके अंदर लॉन्ग टर्म पीपीआई थेरेपी करनी है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पीपीआई जो होंगी लीस्ट अफेक्टिव डेली डोज के ऊपर देनी है, और रिजीम हमारे पास इंटरमीडिएट भी हो सकता है या फिर ऑन डिमांड भी हो सकता है, थोड़े थोड़े वक्फे बाद भी दे सकते हैं या फिर जब ज़रूरत हो तब दे देंगे। इसके अलावा H2 रिसेप्टर जो कि एंटीहिस्टामीन्स है, ये दे सकते हैं एज अ मेंटेनेंस ऑप्शन उन पेशेंट के लिए जिनके अंदर कोई इरोसिव डिजीज़ नहीं है, और ऐसे पेशेंट जो कि एक हार्ट बर्न को एक्सपीरियंस करते हैं और एंटीहिस्टामीन देने से उनको रिलीफ मिल जाता है, तो इन पेशेंट्स के अंदर हम एंटीहिस्टामीन्स दे सकते हैं। अब ये कैसे देनी है, ये हम तब देंगे कि एक पेशेंट को डे टाइम पीपीआई है तो हम उसके साथ ऐड कर दें नाइट टाइम एंटीहिस्टामीन, सो इस तरह हम इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो सुक्रालफेट है उसका कोई रोल नहीं है गर्ड के पेशेंट के अंदर। ऐसा पेशेंट जो नॉन प्रेग्नेंट है, गर्ड का पेशेंट है, उसके अंदर सुक्रालफेट का कोई रोल नहीं है, इट्स यूजलेस। पीपीआई जो है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसोफेगल प्रेजेंटेशंस है गर्ड की, वो हमारे पास क्या है, वेल गर्ड हमारे पास प्रेजेंट कर सकता है आजमा, क्रॉनिक कफ, लेरेंजाइटिस वगैरह। सो इन पेशेंट के अंदर हम केयरफुली इवैल्यूएट करेंगे, पीपीआई का ट्रायल देंगे, और इसके अलावा पीपीआई का ट्रायल हम उन पेशेंट्स में भी दे सकते हैं जिनके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा इसोफेजल सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अलावा रिफ्लक्स मॉनिटरिंग करेंगे उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर एक्स्ट्रा इसोफेजल सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन टिपिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे, सो इन पेशेंट्स के अंदर हम रिफ्लक्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तो गर्ड परसिस्ट कर रहा है, हमने पीपीआईज दी हैं, गर्ड ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट की फ़र्दर असेसमेंट करेंगे। हो सकता है उसको कोई ईएनटी का प्रॉब्लम हो, पल्मोनरी या कोई एलर्जिक प्रॉब्लम हो, सो हम इसको रेफ़र कर देंगे ईएनटी डिपार्टमेंट, पल्मोनरी या फिर एलर्जिक स्पेशलिस्ट के पास। इसके अलावा अगर बात करें गर्ड रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट विद पीपीआईज दी हैं लेकिन गर्ड जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये क्यों होगा, वेल इसमें हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले पीपीआई थेरेपी को ऑप्टिमाइज़ करें, यानी पीपीआई जो होगा उसको खाने से 30 मिनट पहले लें, वंस डेली रजीम रखें, नहीं हो रहा तो ट्वाइस डेली पे भी जा सकते हैं, बिफोर एवरी मील, कुछ लोग खाने के बाद ले सकते हैं। सो उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है पीपीआई थेरेपी की। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अपर एंडोस्कोपी कर सकते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हमारे पास टिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि हम एक्सक्लूड करें नॉन गर्ड एटियोलॉजीज़, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, सो इन पेशेंट्स के अंदर हम अपर एंडोस्कोपी कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर गर्ड परसिस्ट करेगा, हमने पीपीआईज दिए, गर्ड अभी भी है, ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए, असेसमेंट करनी चाहिए ईएनटी, पल्मोनरी और बाकी एलर्जी वगैरह की। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट हो गए जिनके अंदर एंडोस्कोपी की कुछ भी नहीं मिला लेकिन फिर भी वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें गर्ड है, सो गर्ड है, एंडोस्कोपी की कुछ भी नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे, एवेल्यूएशन की ईएनटी, पल्मोनरी, एलर्जिक स्पेशलिस्ट से, और इस सब एवेल्यूएशन के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला, यानी गर्ड रिफ्रैक्टरी है, गर्ड ठीक नहीं हो रहा, एंडोस्कोपी की कुछ नहीं मिला, ठीक है, बाकी वैल्यूएशन की ईएनटी, पल्मोनरी, एलर्जी वाली कुछ भी नहीं मिला, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम एम्बुलेटरी रिफ्लक्स मॉनिटरिंग पे लगा देंगे। इसके अलावा रिफ्लक्स मॉनिटरिंग हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, कोई भी अवेलेबल मॉडलिटी, हमारे पास पीएच इम्पीडेंस है या कोई और है तो हम उसे रिफ्लक्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा एंटी रिफ्लक्स सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। अब एंटी रिफ्लक्स सर्जरी हम क्यों करेंगे, पहली बात मेडिकल मैनेजमेंट की और वो फेल हो गई है, सही तरह कंट्रोल नहीं हुए सिम्टम्स, ये सीवियर सिम्टम्स हैं या मेडिकेशन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। दूसरी बात पेशेंट की प्रेफरेंस है, वो कहते हैं कि मैं गोलियों के खर्चे से तंग आ गया हूँ, मेरे पास बजट नहीं है,
या फिर पेशेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं गर्ड की, फॉर एग्जांपल बैरेट्स इसोफेगस हो जाए, डिस्प्लेजिया हो जाए, पेप्टिक स्ट्रिक्चर्स हो जाए, तो इस केस में भी हम सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा इसोफेजल मैनिफेस्टेशन हो जाएं, फॉर एग्जांपल आजमा, होर्सनेस, चेस्ट पेन, कफ, तो इस केस में भी हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। सर्जरी लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। अब एम सर्जरी का क्या है? वेल इसके कुछ एम्स है। पहली बात, इंट्रा एब्डोमिनल इसोफेगस क्रिएट करेंगे। दूसरा, जो क्रूर है उसको हम रिपेयर करेंगे। और तीसरा, जो स्टमक का फंडस है उसको हम ईसोफेगस के राउंड रैप करेंगे, जिसे हम कहते हैं फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन हमारे पास टोटल भी हो सकती है और पार्शल भी हो सकती है। अगर टोटल फंडोप्लिकेशन की बात करें, विच इज़ निसंस फंडोप्लिकेशन, तो ये हमारे पास 360 फंडोप्लिकेशन है। हम स्टमक का जो फंडस है उसको रैप करेंगे 360 डिग्री अराउंड द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, और ईसोफेगस को 4-5 सेंटीमीटर जो है वो अंदर रखेंगे स्टमक के। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिफ्लक्स कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन एक साइड इफेक्ट है कि इसकी वजह से ओवर कॉम्पिटेंट कार्डिया मिल जाएगा, जिसकी वजह से डिस्फेजिया हो सकता है, ब्लॉटिंग सिंड्रोम हो सकते हैं। अब ये गैस ब्लॉट सिंड्रोम क्या है? इसमें स्टमक जो है वो गैस से फुल हो जाएगा, ब्लैंचिंग होगी, पेशेंट को डिकारे नहीं आएंगे, और पेशेंट जो है वो खाना खाने के बाद बहुत जल्दी जो होगा वो फुल हो जाएगा, एक्सेसिव फ्लेटस जो है वो पास करेगा। सो दिस इज़ गैस ब्लॉट सिंड्रोम। इसके अलावा एक और फंडोप्लिकेशन है, दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल फंडोप्लिकेशन। इसमें 360 की बजाय 270 डिग्री जो होगा गैस्ट्रिक कार्डिया रैप करेंगे अराउंड द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, और जो ओवर कॉम्पिटेंट हमारे पास कार्डिया बना था इस केस में वो फिक्स हो जाएगा। सो इस केस में अच्छा कंट्रोल मिलेगा और ओवर कंट्रोल भी नहीं मिलेगा। सो इट इज़ बेटर देन टोटल फंडोप्लिकेशन। सो पार्शियल फंडोप्लिकेशन हम दो तरफ कर सकते हैं, पोस्टीरियरली भी कर सकते हैं, एंटीरियरली भी कर सकते हैं। अगर तो पोस्टीरियरली करेंगे तो इसे हम कहेंगे दिस इज़ टुपिट्स मेथड, और अगर एंटीरियरली करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज़ डिवॉटसन्स मेथड। अब इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं और फेलियर रेट जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लैप्रोस्कोपिक पार्शियल फंडोप्लिकेशन हम कर सकते हैं विद 80 to 90% सक्सेस रेट। इसके अलावा अगर रिकरेंस हो रही है डिजीज़ की सर्जरी के बाद, तो फिर हम क्या करेंगे? पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रुक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन। अब गर्ड की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? गर्ड की वजह से स्ट्रिक्चर बन सकता है, गर्ड की वजह से इसोफेगस शॉर्ट हो सकता है, बैरेट्स इसोफेगस हो सकती है, इसोफेजियल कार्सिनोमा वगैरह हो सकते हैं। अब अगर स्ट्रिक्चर की बात करें तो गर्ड की वजह से स्ट्रिक्चर भी बन सकते हैं, ये मिडल और एल्डरली लोगों के अंदर मिलेगा। अब जो स्ट्रिक्चर्स होंगे वो जेई जंक्शंस के ऊपर होंगे, सो इट इज़ जस्ट अबव द जीई जंक्शन। अब जो पेप्टिक स्ट्रिक्चर्स है इनकी ट्रीटमेंट क्या है? वेल एंडोस्कोपिक डायलिटेशन कर सकते हैं और पीपीआईज दे सकते हैं। इसके अलावा इसोफेजियल शॉर्टनिंग हो सकती है। शॉर्टनिंग क्यों होगी? फाइब्रोसिस की वजह से हो सकती है और स्लाइडिंग हाइटल हर्निया की वजह से हो सकती है। अब ईसोफेगस शॉर्टनिंग हम किस तरह देख सकते हैं? वेल इसमें ईसोफेगस के अंदर टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास आ सकता है कॉलिस गैस्ट्रोप्लास्टी। अब ये कॉलिस गैस्ट्रोप्लास्टी है, इसमें हम नई ईसोफेगस बनाएंगे यूजिंग द फंडस ऑफ स्टमक। इसके अलावा शिकात्सी रिंग हो सकते हैं, दीज आर सर्कुलर रिंग्स एट द डिस्टल ईसोफेगस ओपनिंग। जहाँ पर स्क्वेमो कलमनर जंक्शन होता है वहाँ पर सर्कुलर रिंग्स बन जाते हैं, और ये हमारे पास क्यों होता है? गर्ड या बैरेट्स इसोफेगस की वजह से होता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? वेल बलून डायलिटेशन जो है सिंगल टाइम, वो उससे हम ट्रीट कर सकते हैं शिकात्सी रिंग्स को। इसके अलावा बैरेट्स इसोफेगस की बात करें, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज जो होती है एपिथेलियम, जब वो चेंज हो जाए हमारे पास सिंपल कलमनर के अंदर, तो उसे हम कहेंगे दिस इज़ बैरेट्स इसोफेगस। और ये होती कहाँ पे है? स्क्वेमो कलमनर जंक्शन के ऊपर होती है, विच इज़ प्रॉक्सिमल टू गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। अब एंडोस्कोपी करेंगे और इसके लिए मल्टीपल सिस्टेमिक बायोप्सीज करनी पड़ेंगी ताकि हम डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करें। एक बायोप्सी पे हम बैरेट्स इसोफेगस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये हमारे पास सिंपली कॉम्प्लिकेशन है गर्ड की, और 10% पेशेंट के अंदर होती है। अब हमारे पास जो बैरेट्स इसोफेगस है उसको हम दो तरह में डिवाइड करते हैं, क्लासिक बैरेट्स और शॉर्ट सेगमेंट बैरेट्स। अब क्लासिक बैरेट में जो कलमनर एपिथेलियम है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, शॉर्ट सेगमेंट बैरेट के अंदर 3 सेंटीमीटर से कम होगी कलमनर एपिथेलियम। और जब बैरेट्स इसोफेगस होता है तो 25% टाइम्स रिस्क इंक्रीज़ कर जाता है एडनोकार्सिनोमा का। अब जो इसोफेगस है उसके अपर एंड के ऊपर जो कार्सिनोमा होता है वो स्क्वेमस सेल होता है, और लोअर एंड के ऊपर एडनोकार्सिनोमा होता है। सो बैरेट्स इसोफेगस के अंदर एडनोकार्सिनोमा का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके अलावा अगर इसोफेगस के ग्रेड्स और डिस्प्लेजिया की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि नो डिस्प्लेजिया। हमने 2 दफ़ा एंडोस्कोपिक बायोप्सी की और उसके ऊपर हमें कोई डिस्प्लेजिया नहीं मिला, लेकिन जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है हार्ट बर्न
वगैरह की, तो फिर हम उसे कहेंगे कि 3 ईयरली, हर 3 साल बाद तुमने फॉलोअप करना है एंडोस्कोपी का। इसके अलावा लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, हमारे पास एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट था जिसने पिक कर लिया लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, तो इस पेशेंट को हम कहेंगे कि तुमने हर साल अपनी इसोफेगस की बायोप्सी करानी है। और अगर हाई डिस्प्लेजिया मिल जाता है किसी पेशेंट के अंदर, तो उस पेशेंट के अंदर हमने हर 3 महीने बाद जो है वो बायोप्सी करानी है। नो डिस्प्लेजिया हर 3 साल बाद, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया हर साल बाद, और हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया हर 3 महीने बाद। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया मिल गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? एंडोस्कोपिक रिसेक्शन हो सकती है या फिर ईसोफेगेक्टमी की तरफ हम जा सकते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कार्सिनोमा डेवलप हो गया है, जिसे हम कहें एडनोकार्सिनोमा, तो इन पेशेंट्स के अंदर हम ईसोफेगेक्टमी करेंगे। इसके बाद अगर बैरेट्स ईसोफेगस की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें बैरेट्स अल्सर आ सकता है, स्ट्रक्चर आ सकती है और मैलिग्नेंसी आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव हाइएटल हर्निया। हाइएटस का मतलब है डिफेक्ट, ठीक है, और हर्निया का मतलब है कोई चीज़ हर्निएट कर गई अपनी जगह से हिल के कहीं और आ गई है। सो हाइएटिस इज़ अ डिफेक्ट एंड ईसोफेजल हाइएटस मीन वो जो डायफ्राम के अंदर जो सुराख है जहाँ से ईसोफेगस पास करती है वो ईसोफेजल हाइएटस है। अगर वहाँ से कॉन्टेंट्स कोई एब्डोमिनल कैविटी से खिसक कर थोरैसिक कैविटी के अंदर आ जाए तो उसे हम कहेंगे दिस इज़ हाइएटल हर्निया। और ये तब होगा जब हमारे पास स्टमक जो है वो प्रोट्यूड कर जाए थोरैसिक कैविटी में। स्टमक के अलावा बाकी ऑर्गन्स भी आ सकते हैं, स्प्लीन, कोलॉन वगैरह वगैरह। और ये आएंगे कहाँ से? जो ईसोफेगस का अगेन हाइएटस है डायफ्राम में वो ओपनिंग जहाँ से ईसोफेगस जो है थोरैसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आ रही है, वो डायफ्राम के अंदर ओपनिंग, वहाँ से ये कंटेंट्स जो हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? वेल, जो हमारे पास हाइएटस है, ईसोफेजल हाइएटस, जो डायफ्राम के अंदर सुराख है, वहाँ पर फ्रेनिको ईसोफेजल मेम्ब्रेन होती है, यानी डायफ्राम से लेकर ईसोफेगस तक एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको कवर करती है, फिक्स करती है डायफ्राम को। अगर ये मेम्ब्रेन लूज़ हो जाए या इनकॉम्पिटेंट हो जाए, डेफिसिट हो जाए या इसमें कोई वीकनेस आ जाए तो उसकी वजह से कंटेंट्स जो हैं वो थोरैसिक कैविटी के अंदर खिसक सकते हैं, जिसकी वजह से हाइएटल हर्निया हो सकता है। अब हाइएटल हर्निया की टाइप क्या है? इसमें टाइप 1 आती है, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 को कहते हैं दिस इज़ स्लाइडिंग हर्निया, टाइप 2 को कहते हैं दिस इज़ पैराइसोफेजल या फिर रोलिंग हर्निया। टाइप 3 में मिक्सड आ जाएगा, 1-2 का कॉम्बिनेशन होगा। और टाइप 4 में हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल स्प्लीन आ गया, कोलॉन आ गया, ये सारे भी हर्निएट कर जाएंगे। टाइप 1 इज़ नोन एज स्लाइडिंग हर्निया। अब स्लाइडिंग क्यों? क्योंकि इसमें जो जीई जंक्शन है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ये स्लाइड करता है, खिसक के ये एब्डोमिनल कैविटी से थोरैसिक कैविटी में आ जाएगा थ्रू द ईसोफेजियल हाइएटस। और ये जो हर्निया है बहुत ज़्यादा कॉमन है, 95%। इसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स का क्या मतलब? कोई डिस्फेजिया नहीं होगा, एब्डोमिनल फुलनेस नहीं होगी, अनीमिया, अल्सरेशन, इन्फाक्शन, परफोरेशन, ब्लीडिंग, ये वाले सिम्टम्स जो है नहीं आएंगे। सिर्फ रिफ्लक्स होगा, हार्ट बर्न होगा, रिगर्जिटेशन होगा, और इसकी कोई इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है स्लाइडिंग हर्निया की। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप विच इज़ पैराइसोफेजल या फिर रोलिंग हर्निया। अब पैराइसोफेजस का मतलब है कि ईसोफेगस के साथ ही, इसमें जितने भी कंटेंट्स है वो थोरैसिक कैविटी में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ईसोफेगस वाले हाइएटस से नहीं आएंगे, साथ एक और डिफेक्ट होगा उससे खिसक के आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ईसोफेगस और जो जीई जंक्शन है वो अपनी नॉर्मल जगह पर है, हाँ, ईसोफेगस के साथ पैरा ईसोफेजल साथ में इमीडिएटली एडजेसेंट टू द ईसोफेगस एक और डिफेक्ट है, और उसमें से स्टमक का जो फंडस है वो थोरैसिक कैविटी में आ गया। दिस इज़ पैरा ईसोफेजल या फिर रोलिंग हर्निया। अब इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो जीई जंक्शन है वो इंटैक्ट रहेगा। अब क्योंकि जीई जंक्शन, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, नहीं हिल रहा तो इसका मतलब रिफ्लक्स भी नहीं होगा। इस केस में रिफ्लक्स नहीं होगा, लेकिन ये सिम्टोमेटिक हो गए, इसमें डिस्फेजिया होगा, डिस्निया होगा, एस्पिरेशन नमूनिया होगा, अल्सरेशन होगा, अनीमिया होगा, वॉल्वुलस होगा, परफोरेशन होगी, क्योंकि स्टमक जो है वो उसका फंडस हर्निएट कर गया। देर आर नो रिफ्लक्स सिम्टम्स बट देर आर अदर सिम्टम्स। उसके अलावा टाइप 3 हर्निया होगा, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2। और इसमें क्या होगा? स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर है वो भी गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन से बाहर निकल आएगा, और जीई जंक्शन भी थॉरेक्स के अंदर आ जाएगी। स्टमक का कर्वेचर यानी जो फंडस है वो भी, और जीई जंक्शन दोनों। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 हर्निया। उसके बाद टाइप 4 आएगा। टाइप 4 हर्निया के अंदर जितने एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं अदर देन स्टमक वो हर्निएट करेंगे इनटू द थोरैसिक रीजन, और उसमें कौन कौन आ सकते हैं? स्प्लीन आ सकते हैं, कोलॉन आ सकते हैं, स्टमक खुद आ सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आ सकते हैं, एंड सो। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो टाइप 1 हर्निया जो होगा उसमें सिर्फ हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन होगा, बाकी ये सिम्टोमेटिक होगा।
जो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है ना, उसमें डिस्फेजिया होगा, पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस होगी, क्योंकि अब देखो पूरा स्टमक ही पैरा ईसोफेजल डिफेक्ट से जो है वो ऊपर आ गया, तो वो कंप्रेस करेगा ईसोफेगस को, डिस्फेजिया हो जाएगा, पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस हो जाएगी, जो खाना खाएगा उसका पेट भर जाएगा। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए, अगर ये ईसोफेगस को कंप्रेस कर रहा है तो फिर साथ साथ ये लंग्स को भी कंप्रेस करेगा, जिसमें डिस्नी आ सकता है, एस्पिरेशन नमूनिया आ सकता है। अभी जो हर्निएटेड स्टमक है ये बड़ा ज़्यादा कॉमन है और इसके ऊपर इन्फेक्शन हो सकती है, उसकी अल्सरेशन हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। इसी तरह ये ट्विस्टिंग अराउंड कर सकता है, वॉल्वुलस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इस्कीमिक इन्फाक्शन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है और फाइनली इसमें सेप्सिस भी हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले एक्सरे कराएंगे और इसमें एयर फ्लूइड लेवल जो है वो मिलेगा। एयर फ्लूइड लेवल क्यों मिलेगा, क्योंकि वो नॉर्मली स्टमक के अंदर होता है। सो अगर एयर बबल वगैरह मिल जाए तो इसका मतलब कि ये हर्नी है। उसके अलावा बेरियम स्वालो कराएंगे, दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस। और क्या नजर आएगा, देयर इज़ पूलिंग ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है, जो हमने कंट्रास्ट उस पेशेंट को बेरियम मील दिया था वो अब पूल कर गया। इसके अलावा एंडोस्कोपी कर सकते हैं। पहले जो पुरानी एंडोस्कोप्स थी वो सीधी स्ट्रेट होती थी, आजकल फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप्स आ गए हैं। सो इससे हम क्या करते हैं, नॉब घुमाते हैं और उसका जो एंडोस्कोप का जो मुंह होता है, जो उसका प्रोब होता है, वो घूम के अपना वापस रीट्रो साइड के ऊपर भी चला जाता है। सो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि रीट्रो वर्जन कर सकते हैं स्कोप की, और इस तरह हम देख सकते हैं कि कोई सेपरेट ऑरिफाइस तो नहीं है जहाँ पर जीई जंक्शन के अलावा जहाँ से हमारा जो स्टमक है वो हर्निएट कर गया। सो आजकल एंडोस्कोपी से भी डिटेक्ट हम कर सकते हैं हर्निया। ट्रीटमेंट क्या है, टाइप 1 हर्निया, इसमें क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते, स्कीमिया, इन्फाक्शन, अल्सरेशन, परफोरेशन, डिस्निया, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, सिंपली हार्ड बर्न है, रिगर्जिटेशन है टाइप 1 में, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके अलावा पेशेंट्स जिनके अंदर स्लाइडिंग हर्निया होता है और साथ साथ गर्ड होता है, तो उनको गर्ड जो कि गाइडलाइन के थ्रू उनको मेडिकल थेरेपी के ऊपर डाल सकते हैं। हाँ, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के जो हर्नियाज़ हैं उनमें हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वॉल्वुलस, इन्फाक्शन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, तो इन्हें हमें रिपेयर करना पड़ता है। किस तरह रिपेयर कर सकते हैं, थोरेसिक अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं और एब्डोमिनल अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ईसोफेजल डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला कहते हैं सिंपली ये एक आउट पाउचिंग है और ये एक्वायर्ड होती हैं। अब ये जो आउट पाउचिंग होती हैं ये पल्शन डाइवर्टिकुला भी हो सकते हैं और ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला भी हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब, पल्शन डाइवर्टिकुला का मतलब है कि इंट्रालूमिनल प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कि वो जो मस्कुलर वॉल थी वो आउट पाउच कर गया और एक पाउचिंग बना दिया, डाइवर्टिकुला बना दिया। और ये इंट्रालूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ क्यों हुआ है, बिकॉज देयर इज सम डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं कि बाहर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन हुई, उसकी वजह से इंट्रालूमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और उसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से आउट पाउचिंग होगी, दिस इज़ कॉल्ड पल्शन डाइवर्टिकुला। इसके अलावा दूसरा डाइवर्टिकुला होता है विच इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन डाइवर्टिकुला। ये वो डाइवर्टिकुला है जिसमें सबसे पहले ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर साथ हीलिंग और फाइब्रोसिस होती है। जब फाइब्रोसिस होती है तो फाइब्रस लेयर्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं, ये बड़ी वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मस्कुलर वॉल्स। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जब पुल बनेगा तो इसकी आउट पाउचिंग हो जाएगी, इस तरह जिस तरह शॉपर के अंदर हवा भरें तो वो जो शॉपर होता है वो खिंच जाता होता है। सो इट्स लाइक दैट। तो पल्शन डाइवर्टिकुला भी हो सकते हैं, ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुला भी हो सकते हैं। पल्शन में एग्जांपल आ सकती है ज़ैंकस डाइवर्टिकुलम की या फिर एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुला की, और जो ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुला उसमें हमारे पास मिड ईसोफेजियल डाइवर्टिकुला आ सकता है। अब ये ज़ैंकस डाइवर्टिकुलम क्या है, जिसे हम फ्रिंजल पाउच कहते हैं, वेल इट इज़ अ फॉल्स डाइवर्टिकुलम, रियल नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेयर इन्वॉल्व है, अगर जो रियल होता है उसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। सो इट इज़ अ डाइवर्टिकुला ऑफ म्यूकोजा ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स की म्यूकोजा होती है वो फॉल्स आउट पाउचिंग कर जाती है, दिस इज़ कॉल्ड ज़ैंकस डाइवर्टिकुला। होता कहाँ पे है, फेरिंग्स में होता है बिटवीन टू मसल्स। ऊपर जो मसल होता है दिस इज़ कॉल्ड थायरो फ्रिंजस मसल, और नीचे जो मसल होता है उसे हम कहते हैं दिस इज़ क्रेकोफ्रिंजस मसल। नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ पल्शन डाइवर्टिकुलम। पल्शन डाइवर्टिकुलम में क्या होता है कि डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इंट्रालूमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है और डाइवर्टिकुलम बनता है। सो इसमें जो डिस्टल मसल है दिस इज़ गोइंग टू बी क्रेकोफ्रिंजस मसल, इसकी ओवर एक्टिविटी होती है, ये ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और इंट्रालूमिनल प्रेशर बढ़ता है और जो आउट पाउचिंग है फ्रिंजल म्यूकोजा की वो होना स्टार्ट हो जाती है। और ये कहाँ से होती है, ये किलियंस डेहेसेंस, ये एक नॉर्मल डिफेक्ट होता है, फेरिंग्स में वीक एरिया होता है बिटवीन द थायोफ्रिंजस एंड क्रेकोफ्रिंजस मसल, यहाँ से आउट पाउचिंग होती है। नाउ दिस इज कॉल्ड ज़ैंकस डाइवर्टिकुलम।
और इसकी लोकेशन क्या है, अबव द क्रिकोफेरेंजियस मसल और बिलो द थायरोफेरेंजियस मसल। ये यूजली हमारे पास 60 साल के बाद होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वेल ये सिम्टोमेटिक हो सकता है, और अगर ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे तो इसमें डिस्फेजिया आ सकता है। पेशेंट बार बार कहेगा कि उसके गले के अंदर ना कोई लंप है, सो अ सेंस ऑफ लंप। इसका डिफरेंशियल होता है हमारे पास ग्लोबस हिस्टेरिकस, ठीक है, उससे इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। उसके अलावा पेशेंट कहेगा कि मेरे पास रीगजिटेशन हो रही है, वो कोई चीज़ है बार बार जो है आ रही है, कफिंग, खांसेगा, हेलिटोसिस, बहुत बुरी उसकी ना ब्रेथ होगी, क्योंकि जितना उसका खाना होता है वो इस पाउच में जमा हो जाता है, वहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन होता है और फिर बैड ब्रेथ आती है। उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकती है, और फूड जो है स्ट्रक हो सकता है, गर्गलिंग नोज़ हो सकती है, जब वो खाएगा तो नोज़ से गर्गलिंग होगी। इसके अलावा सर्विकल वेब्स बन सकते हैं, और जब सर्वाइकल वेब्स बनेंगे तो इस केस में पेशेंट को साथ पेन होगी। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, बेरियम स्वेलो के थ्रू या एंडोस्कोपी के थ्रू। ट्रीटमेंट में क्या है, पाउच को एक्सरसाइज कर देंगे। किस तरह एक्सरसाइज करेंगे, एंडोस्कोपिकली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। ज़ैंकस डाइवर्टिकुलम के बाद अगर बात करें मिड ईसोफेजस डाइवर्टिकुलर की, तो ये हमारे पास ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुलर है। ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुलर क्या होता है, इसमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है अराउंड द ईसोफेगस, हीलिंग होती है, फाइब्रोसिस होती है, और फिर हमारे पास डाइवर्टिकुलर बनता है। ये हम इंसिडेंटली फाइंड करते हैं, कोई और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, पेशेंट को किसी और चीज़ के लिए वैल्यूएट कर रहे होते हैं और ये गलती से मिल जाता है। हो सकता है बेरियम स्टडी कर रहे हो उसमें मिल जाए, ठीक है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। दिस इज़ मिड ईसोफेजल डाइवर्टिकुलर, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैक्शनल डाइवर्टिकुलर। उसके अलावा एक एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलर, एपिफ्रेनिक मीन्स अबव द डायफ्राम, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा डायफ्रैग्मेटिक डाइवर्टिकुलर। अब ये होता क्या है, जहाँ जो थोरैसिक ईसोफेगस है उसका जो डिस्टल 10 पार्ट है, यानी जो डायफ्राम से ऊपर है, हम कह सकते हैं डायफ्राम से 10 सेंटीमीटर ऊपर, या थोरैसिक ईसोफेगस का डिस्टल 10 सेंटीमीटर पार्ट, वहाँ पर एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुलर होता है एंड इट्स अ काइंड ऑफ पल्शन डाइवर्टिकुलम। अब होता क्यों है, क्योंकि ईसोफेगस के हमारे पास मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ईसोफेगस हमारे पास स्पाज्म में चल जाती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल डिस्टल ईसोफेगल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और ऑब्स्ट्रक्शन से प्रॉक्सिमल क्या होता है, हमारे पास डाइवर्टिकुलर बन जाता है। और ऐसा डाइवर्टिकुलर जो कि ऑब्स्ट्रक्शन से प्रॉक्सिमल हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड पल्शन डाइवर्टिकुलर। और पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन के साथ, और डायग्नोसिस जो होगा वो बेरियम स्टडी पे होगा। अब अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लार्ज डाइवर्टिकुलम है, लार्ज एपिफ्रेनिक या सुप्रा डायफ्रैग्मेटिक डाइवर्टिकुलर है, तो उसको हम एक्सरसाइज कर देंगे, मायोटमी करेंगे, और इस तरह पेशेंट को जो है वो सिम्टम से रिलीफ मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज एकलेजिया। नाउ एकलेजिया इज़ अ मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ ईसोफेगस, और इसमें हमारे पास जो लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं करता। सो इट्स अ फेलियर ऑफ लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर टू रिलैक्स, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा फीचर इसमें यह है कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स है उनका लॉस हो जाएगा, और ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स है ये ऑरिबेक प्लेक्सिस में होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास पेरिस्टालसिस जो है वो अफेक्ट होगी। सो देयर इज़ ऑल्सो इनअफेक्टिव पेरिस्टालसिस। अब इसमें पेशेंट जब भी डिग्लुटेशन करेगा तो उसका जो लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं करेगा, क्लोज ही रहेगा, जिसकी वजह से उससे प्रॉक्सिमल ईसोफेगस जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाएगी। अब ये इडियोपैथिक भी हो सकता है और सेकेंडरी टू सम इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन भी क्या आ सकता है, वेरिसेला जोस्टर आ सकता है, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी आ सकता है, शागास डिजीज़ आ सकता है, और इसमें जितने भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स थे उनका लॉस हो जाएगा। सो जब इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का लॉस हो जाएगा तो ये ओवर एक्साइटमेंट में चली जाएगी, ज़्यादा कंट्रैक्टेड स्टेट में चल जाएगी। सो देयर इज़ लॉस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर, और जिसकी वजह से उससे प्रॉक्सिमल ईसोफेगस जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाएगी। ना इट्स अ फंक्शनल डिसऑर्डर, और इसमें डिफरेंट जो है वो एनाटॉमिकल ऑल्ट्रेशन देखने को मिल जाएंगी इन द रेडियोग्राफ, और रेडियोग्राफ में सबसे ज़्यादा हमें बर्ड बीक साइन मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि ये हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर होगा जिनकी एज 20 से 40 ईयर्स की है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिस्फेजिया के साथ, रिगर्जिटेशन के साथ, उसके अलावा एस्पिरेशन नमूनिया के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। जब डायग्नोसिस करेंगे तो हम बेरियम स्वालो कराएंगे। बेरियम स्वालो में हमें क्या मिलेगा, बर्ड बीक साइन मिलेगा, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फॉर एकलेजिया। मैनोमीट्री कराएंगे। मैनोमीट्री का मतलब है कि हम प्रेशर चेंजेस देखेंगे, तो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो होगा वो हाइपरटेंसिव होगा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एंड इट डज़ नॉट रिलैक्स ऑन स्वेलिंग। जैसे ही हम स्वेलिंग करेंगे तो रिलैक्सेशन नहीं होगी, ये कंट्रैक्टेड ही रहेगा। ऑल्सो देर इज़ नो पेरिस्टालसिस इन द ईसोफेगस। उसके अलावा एंडोस्कोपी करेंगे, तो एंडोस्कोपी हम क्यों करेंगे, ताकि हम रूल आउट करें कि कोई स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं है या कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है। इसके अलावा एंडोस्कोपी का इसमें और कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है।
इसके अलावा अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो बलून डायलिटेशन कर सकते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू। अब इसमें हम क्या करेंगे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के ऊपर बलून ले जाएंगे और फिर उसको डायलेट करेंगे। वो क्या करेगा, जितने भी मसल फाइबर्स हैं उनको आपस में स्प्लिट कर देगा, लेकिन जो म्यूकोजा होगी वो इंटैक्ट ही रहेगी। सो बलून को अगर हम 20 से 30 मिलीमीटर का साइज़ का अगर पास करें और उसको हम इन्फ्लेट करें तो ये हमारे पास मसल की स्प्लिटिंग करा देगा। और फोर्सफुल डायलिटेशन की वजह से हम 70 to 80% केसेस जो है उन्हें क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक डायलिटेशन से पेशेंट जो है क्योर नहीं हुआ तो हम एक से ज़्यादा डायलिटेशन भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक बलून डायलिटेशन के अलावा हम हेलर्स मायोटमी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, मायोटमी हम मसल्स को कट करेंगे, सो इट इन्वॉल्व्स द कटिंग ऑफ द मस्कुलर लेयर्स इन द लोअर ईसोफेगस, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो फॉल कर जाएगा। और मायोमीट्री हम किस तरह कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं और ओपन सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, लेकिन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि हम बहुत ही ज़्यादा काट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से गर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए फिर पार्शियल फंडोप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंट्रास्फिंटेरिक इंजेक्शन अगर बॉटल इन हम टॉक्सिन का हम लगा दें तो इससे भी हम एकलेजिया को ट्रीट कर सकते हैं। ये 60% पेशेंट में इफेक्टिव है, लेकिन ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, हमें बार बार ये जो है रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बोटॉक्स की भी ना कुछ हाफ लाइफ होती है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स फॉर एग्जांपल नाइफेडिपिन दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, सारे लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर की टोन को डिक्रीज़ करते हैं और ट्रांजिएंट रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट हमारे पास अगेन नहीं है। इसके अलावा सूडो एक्लेजिया क्या है, वेल इसमें भी एक्लेजिया लाइक डिसऑर्डर होगा, वही सारी कंप्लेंट्स होगी जो किसी एक्लेजिया के पेशेंट में होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट कर सकता है हमारे पास डिस्फेजिया के साथ, रिगर्जिटेशन के साथ, एस्पिरेशन नमूनिया के साथ, लेकिन इसमें जो हमारे पास अंडरलाइंग कॉज होगी वो एक्लेजिया नहीं होगा, अंडरलाइंग कॉज इसमें कोई और होगी। फॉर एग्जांपल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है जिसे हम ओट सेल कहते हैं, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो सकता है, लोअर इसोफेगस का एडनो कार्सिनोमा हो सकता है। सो ईसोफेगस का कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कैंसर या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर, सो ये तीनों कैंसर हमारे पास प्रेजेंट कर सकते हैं एकलेजिया के फीचर्स की तरह, फॉर एग्जांपल रिगर्जिटेशन, हार्ट बर्न वगैरह वगैरह। सो लेकिन इस केस में एकलेजिया हमारे पास नहीं होगा, सो इट इज़ कॉल्ड सूडो एकलेजिया, और या फिर हम इसे कहें एकलेजिया लाइक डिसऑर्डर। उसके अलावा हमारे पास डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पाज्म आएगा। अब इसमें क्या होगा, सारी ईसोफेगस एक साथ कंट्रैक्ट कर जाएगी। सो हम कह सकते हैं इट इज़ इनकोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन ऑफ ईसोफेगस, और इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये 400 से 500 मिलीमीटर एचजी तक जा सकता है। उसके अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंडिंग हमारे पास क्या है, कॉक्सक्रू अपीयरेंस आएगी जब हम बेरियम स्वेलो कराएंगे, और ट्रीटमेंट क्या है इसकी, एक्सटेंडेड ईसोफेगस मायोटमी। उसके अलावा नट क्रैकर सिंड्रोम भी है, नट क्रैकर ईसोफेगस भी होता है। इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शंस होती हैं, पेरिस्टाल्सिस होता है, लेकिन वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस होता है। सो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिफ्यूज़ ईसोफेगस स्पाज्म में पेरिस्टाल्सिस नहीं होता, सारी ईसोफेगस जो होती है वो स्पाज्म में चल जाती है, और नट क्रैकर के अंदर स्पाज्म नहीं होता, इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस होती है, और पेरिस्टाल्सिस जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती है। और नट क्रैकर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास प्रेशर जो है वो 180 मिलीमीटर मर्करी तक जा सकता है। उसके अलावा हाइपरटेंसिव लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है। इसमें क्या होगा कि नॉर्मली जो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसकी टोन 10 से 25 मिलीमीटर एचजी होती है, लेकिन इसमें 45 से ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंसिव एलडीएस, और इसकी एसोसिएशन है हमारे पास चेस्ट पेन और डिस्फेजिया के साथ। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, मायोटमी करेंगे अगर पेशेंट हमारे पास मेडिकल थेरेपी या डायलिटेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो। इसका मतलब है कि ईसोफेगस के अंदर कोई परफोरेशन हो गई है, और ये हाई मॉर्बिडिटी और हाई मोर्टेलिटी वाली कंडीशन है। अब कॉजेज़ क्या है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई एंडोस्कोपी किया और मार के हमने परफोरेट कर दिया है, पोस्टमेटिक बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, उसके बाद परफोरेशन हो गई है, दिस इज़ कॉल्ड बोरहेव सिंड्रोम। उसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी, ब्रंट ट्रॉमा। लेस कॉमन कॉजेज़ में नियोप्लाज्म हो सकते हैं या कोई कॉस्टिक मटीरियल हमने इंजेस्ट कर लिया है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं अगर ईसोफेगस परफोरेट हो जाती है, वेल इसमें हमारे पास सबकुटेनियस एम्फाइसीमा होता है। हम पेशेंट की चेस्ट के ऊपर हाथ लगते हैं तो अंदर से कड़च कड़च की आवाज़ें आती हैं, काफ डिस्निया वगैरह तो हो सकता है, रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट पेन है। पेशेंट सेप्सिस में हो सकता है, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, शॉक के साथ जा सकता है, और अगर डिस्टल एब्डोमिनल ईसोफेगस परफोरेट हो जाए तो उसमें पेरिटोनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, इसमें पोस्टरो एंटीरियर चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे और लैटरल चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे, और एपी और लैटरल अपराइट एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे। सो सारे हम कराएंगे, एपी लैटरल एक्सरे और एपी लैटरल एब्डोमिनल
एक्सरे, और एब्डोमिनल किस तरह अपराइट में कराएंगे। इसके अलावा क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं ईसोफेजियल परफोरेशन में। जब ईसोफेगस परफोरेट होती है ना, तो लेफ्ट साइड के ऊपर हाइड्रोथोरैक्स होता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड के लंग्स हैं उनकी प्लूरल एफ्यूजन हो जाती है, हाइड्रोथोरैक्स लेफ्ट साइड पे होगा। इसके अलावा नीमोथोरैक्स हो सकता है, हाइड्रोनीमोथोरैक्स हो सकता है, नीमोमेडिएस्नम हो सकता है, सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्रैकलिंग साउंड्स आएंगी। उसके अलावा सब डायफ्रैग्मेटिक एयर हो सकती है अगर परफोरेशन हो हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ ईसोफेगस के अंदर। इसके अलावा गैस्ट्रोग्राफिन या बेरियम कंट्रास्ट स्टडी करवा सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? वेल, अगर तो पेशेंट 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करता है तो हम इसको अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट 48 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करता है तो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है अप टू 40 to 60%। जब हम डायग्नोस कर लेंगे तो पेशेंट को सबसे पहले एडमिट करेंगे आईसीयू में, एनपीओ रखेंगे, मुंह से कुछ नहीं देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे और एनाल्जेसिक्स देंगे, और वो कौन सी होंगी? नारकोटिक्स होंगी, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। अब ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव भी हो सकती है और ऑपरेटिव भी हो सकती है। अगर तो कोई रीसेंट आयोट्रोजेनिक परफोरेशन है, किसी डॉक्टर की गलती है, एंडोस्कोपी मार मार के परफोरेशन की है, या लेट आयोट्रोजेनिक है, यानी कोई एडीमा वाली कंडीशन नहीं है, काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, पेशेंट बच गया गलती से, तो इस केस में हम कंजर्वेटिवली जाएंगे। सेप्सिस नहीं है, कोई मलिग्नेंसी नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन के साथ कोई स्ट्रिक्चर नहीं है, तो इस केस में भी हम कंजर्वेटिवली जाएंगे। मिनिमल सिम्टम्स हैं या परफोरेशन जो है वो मीडिएस्टनम तक है, ठीक है, क्योंकि अगर एब्डोमेन की होती है तो वहाँ से बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं और वो पेरिटोनाइटिस और सेप्सिस कराते हैं। वेल, ये केस अगर ना हो, सिर्फ परफोरेशन मीडिएस्टनम में हो या परफोरेशन हो हमारे पास सर्वाइकल ईसोफेगस में, तो इस केस में हम कंजर्वेटिवली जाएंगे। और अगर हमारे पास पेशेंट सेप्सिस में हो, उसके अलावा पोस्टमैटिक परफोरेशन हो, बोर हीव, क्योंकि वॉमिटिंग के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, तो पोस्टमैटिक परफोरेशन हो, इंट्रा एब्डोमिनल परफोरेशन हो जिससे सारे एब्डोमिनल बैक्टीरिया जो है वो कंटेमिनेट कर दें, या कोई लीक आउट मीडिएस्टनम हो, फॉर एग्जांपल कोई कंट्रास्ट हमने डाला हो एडजेसेंट बॉडी कैविटी में और वो लीक आउट कर जाए और वो ईसोफेगस के अंदर आ जाए, कोई मैलिग्नेंसी ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई स्ट्रक्चर वगैरह हो, तो इन सारे केसेस में हम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। अब ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? वेल, अगर तो हमने जल्दी रिकॉग्नाइज़ किया 4 से 6 घंटे के अंदर तो प्राइमरी रिपेयर कर देंगे, इनफ है। या फिर अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है 24 घंटे के बाद और उसके सारे टिश्यूज़ जो हैं वो एडिमेटस हैं और उसके ऊपर सूचर्स नहीं लग सकते, तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो परफोरेशन है उसको आइसोलेट करेंगे। अब किस तरह आइसोलेट करेंगे? वेल, परफोरेशन का कोई एक प्रॉक्सिमल एंड भी होगा और एक डिस्टल एंड भी होगा। तो प्रॉक्सिमल एंड को क्या करेंगे? हम नेक से बाहर निकाल लेंगे, ईसोफेगस का वो प्रॉक्सिमल एंड हम नेक से बाहर निकाल लेंगे और डिस्टल एंड को हम कर देंगे बंद। इस तरह हमने उसको आइसोलेट कर दिया। अब कंटेमिनेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो अब पेशेंट खाए पिएगा कैसे? वेल, इसके लिए फीड करने के लिए जो जिजिनम है उसके अंदर होल कर देंगे, दिस इज़ कॉल्ड फीडिंग जिजिनोस्टमी। सो आइसोलेट करके फीडिंग जिजिनोस्टमी कर देंगे ताकि न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसकी कंटिन्यू रहे। फिर उसके बाद जो है जब पेशेंट सेटल डाउन हो जाएगा, एडीमा ठीक हो जाएगा, तो ईसोफेगेक्टमी करेंगे और जो पीस हमने काट दिया है उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? कोलॉन में से पीस ले लेंगे या जिजिनम का पीस ले लेंगे और वो ईसोफेगस के अंदर लगा देंगे, उस एरिया के अंदर लगा देंगे जहाँ पे अल्सर था और वहाँ पे हमने ईसोफेगेक्टमी की। इसके अलावा ईसोफेगेक्टमी हम परफॉर्म करेंगे जब एक्सटेंसिव ईसोफेगस की नेक्रोसिस हो, किसी ने केमिकल इंजेस्शन कर लिया और सारी उसकी ईसोफेगस जो है वो बढ़ गई है, तो इस केस में हम ईसोफेगेक्टमी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है जी? पैरोटिनाइटिस हो जाए, परफोरेशन अगर एब्डोमिनल ईसोफेगस की हो जाए, क्योंकि एब्डोमिन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर एब्डोमिनल ईसोफेगस की परफोरेशन हो जाए तो वो सारे बैक्टीरिया क्या करेंगे? पैरोटिनाइटिस कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? लेप्रोटमी। सो एब्डोमिनल ईसोफेगस परफोरेशन में लेप्रोटमी करेंगे, एक्सटेंसिव केमिकल इंजेस्शन के अंदर हम ईसोफेगेक्टमी करेंगे, और अगर कोई मालिग्नेंसी है उसकी वजह से परफोरेशन हुई है तो फिर मेटल स्टेंट डाल देंगे। सो ऑप्शंस हमारे पास ईसोफेगेक्टमी भी है, लेप्रोटमी भी है, मेटल स्टेंट भी है, ये रियली डिपेंड करता है कॉज क्या है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास मैलरी वीज सिंड्रोम। इट्स अ वर्टिकल टीयर इन द कार्डिक एंड, और ये होता क्यों है? जब फोर्सफुल वॉमिटिंग करते हैं तो लीनियर लैसरेशंस आती हैं। इन लीनियर वर्टिकल लैसरेशंस या टीयर्स को हम कहते हैं मैलरी वीज सिंड्रोम, और अगर ये परफोरेट कर जाए, ट्रांसम्यूरल हो जाए, तो हम उसे कहेंगे बोरहेव सिंड्रोम। अब जो मैलरी वीज सिंड्रोम होती हैं वो स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन के ऊपर होती हैं, कार्डिया पे, और ये हमारे पास हेमाटोमेसिस मेलाना के फीचर्स करती हैं। ब्लीडिंग होती है, पेशेंट अनीमिक भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, और अगर तो माइल्ड है तो फिर हम क्या करेंगे? एंडोस्कोपिक इंजेक्शन करेंगे स्क्लेरोथेरेपी का, कुछ ऐसे एजेंट्स डाल देंगे जो स्क्लेरोसिंग करना स्टार्ट कर दें और वो जो वर्टिकल टीयर्स हैं वो खुद ही हील हो जाएं।
नेक्स्ट वी हैव बोरहीव सिंड्रोम। नाउ बोरहीव सिंड्रोम इज़ अ फुल थिकनेस डिफेक्ट। अब अगर ट्रांसम्यूरल परफोरेशन हो जाए, जो कि तीनों लेयर सारी लेयर्स में से इसोफेगस के पास का जो परफोरेशन हो जाए, दैट इज़ बोरहीव सिंड्रोम। और ये होता क्यों है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेस वॉमिटिंग। जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है अगेंस्ट द क्लोज ग्लॉटिस, ग्लॉटिस ऊपर से बंद होता है तो फोर्सफुल प्रेशर होता है, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है और परफोरेशन होती है। अब बोरहीव सिंड्रोम ट्रांसलुमिनल परफोरेशन है, और जो मैलरी वी सिंड्रोम है ये जस्ट हमारे पास लियर लॉन्गिट्यूडनल लैसरेशंस या टीयर्स हैं। सो इस तरह इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोरोसिव या कॉस्टिक इंजरी। अब एक्सीडेंटल भी हो सकती है और डेलिब्रेटली भी हो सकती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें एक्सीडेंटल होती है, गलती से कोई स्मॉल क्वांटिटी की चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं वो पूरा जो है प्लान बना के आते हैं, इसीलिए वो डेलिब्रेटली लेते हैं और हैवी अमाउंट्स में लेते हैं कि कहीं वो गलती से बच ना जाएं, क्योंकि पता है अगर बच गए तो फिर सबने लान तान करनी है। अब अगर बात करें कॉस्टिक इंजरी की, तो कोई भी चीज़ जिसकी pH 2 से कम हो या 12 से ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे कि कॉस्टिक डैमेज है। 2 से कम है तो एसिडिक है, 12 से ज़्यादा है तो बेसिक है या फिर एल्कली है हमारे पास। और इसमें अब वास्ट टाइप ऑफ इंजरीज हमारे पास हो सकती है। नॉर्मली होता क्या है कि जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो एल्कली है, जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करती है वो हमारे पास एक एसिड है। सो एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करेगा। जितने भी कॉस्टिक्स हैं वो हमारे पास या एल्कली हो सकते हैं या एसिड हो सकते हैं। अब एसिड्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? वेल, अगर किसी ने खुदकुशी करनी हो तो वो देख ले एसिड कहाँ से मिलते हैं। बैटरीज में से मिल सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स में से मिल सकते हैं, आप ये सारे पी सकते हैं। एल्कली से अगर खुदकुशी करनी है तो ड्रेन क्लीनर्स, वॉशिंग पाउडर पी सकते हैं, ब्लीच वगैरह पी सकते हैं। इसके अलावा एल्कलीज जो होते हैं ना वो स्पॉनिफिकेशन करते हैं, वो टिश्यू को डिज़ोल्व करते हैं। तो जिस तरह टिश्यू डिज़ोल्व होता जाता है ये और ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट करते जाते हैं। सो एल्कलीज जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, दे रियली पेनिट्रेट मोर डीपली इनटू द टिश्यू। और जो एसिड्स होते हैं वो जस्ट हमारे पास कोएगुलेशन करते हैं, वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करते हैं। जब वो कोएगुलेट करते हैं तो एक बैरियर बन जाता है, तो इस तरह वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करते। तो यही वजह है कि अगर एल्कली लेते हैं तो एल्कली डिफ्यूज्ड इसोफेगस के लेफ़्ट राइट साइड पे चली जाएगी, उसकी सारी वॉल्स को खा जाएगी, क्योंकि वो टिश्यू को स्पॉनिफाई करती जाएगी और इरोड करती जाएगी। लेकिन जो एसिड है वो जब हम लेंगे तो इसोफेगस की कोएगुलेशन होती जाएगी, बैरियर बनता जाएगा और एसिड जो है वो नीचे की तरफ चलता जाएगा। वो लेफ़्ट राइट नहीं जाएगा, एसिड लेंगे तो एसिड नीचे जाएगा, एल्कली लेंगे तो एल्कली लेफ़्ट राइट जाएगा और इसोफेगस सारी खा लेगा। इसी तरह इसीलिए हम कहते हैं कि जो एल्कलीज होती हैं वो सवियर डैमेज करती हैं। एसिड्स जो होंगे वो स्टमक को ज़्यादा डैमेज देंगे, एल्कलीज जो होंगी वो इसोफेगस को ज़्यादा डैमेज देंगी। टिपिकली अगर किसी ने कॉस्टिक इंजरी ली है, कोई इनटेक किया और उसके बाद उसका स्टमक बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, स्ट्रक्चर बन गया प्री पाइलोरिक एरिया में, तो इसका मतलब कि उसने एसिड लिया है। और अगर उसकी सारी इसोफेगस डिज़ोल्व हो गई है तो इसका मतलब कि उसने लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कली ली है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल, ये डिपेंड करता है कितनी एक्सटेंट है, कितनी डैमेज है। पेन हो सकती है माउथ में, सबस्टर्नल रीजन में, हाइपर सलिवेशन हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, हेमाटोमेसिस, और कुछ हमारे पास लेरिंजियल इन्वायरमेंट के फीचर्स है, फॉर एग्जांपल स्ट्राइडस, होर्सनेस, लेरेंजाइटिस वगैरह। इसके अलावा अगर इसोफेजियल पारफोरेशन हो गई तो उसमें हाइपोटेंशन हो सकते हैं, शॉक हो सकता है, फीवर हो सकता है, चेस्ट पेन वगैरह डेवलप हो सकता है, डिस्निया, पेरिटोनाइटिस। ये सारे फीचर्स हमारे पास इसोफेजियल पारफोरेशन में हो सकते हैं। मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? अर्ली रिससिटेशन करेंगे, एयरवे सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, फ्लूइड रिससिकेशन, पीपीआईज देंगे, हिस्टामिन ब्लॉकर्स, एनजी नहीं डालेंगे, एनजी ट्यूब नहीं डालेंगे, क्योंकि इस वक्त जो होंगे सारे टिश्यूज़ वो एडीमा में होंगे और एनजी डालने से और ज़्यादा काम बिगड़ सकता है। एनजी नहीं डालेंगे। इसीलिए न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स, कुछ कहते हैं एसिड हुआ तो ऊपर से बेस दे दो, बेस हुई है तो ऊपर से एसिड दे दो, ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर होता है और थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ज़्यादा काम बिगड़ेगा। तो इसका बेस्ट इलाज है कि पानी से जो है वो वॉश करें। फर्दर एवेल्यूएशन क्या करेंगे? पहले तो अर्ली जान ही बचानी है ना, रिससिटेट करना है। जान बचाने के फ़ौरन बाद फिर क्या करेंगे? जल्दी से एक्सरे कराएंगे, एक्सरे एब्डोमेन, एक्सरे चेस्ट। अब देखेंगे क्या? एयर देखेंगे, एयर अंडर डायफ्राम आती है या एयर इन द मीडियास्नम आती है, तो इसका मतलब कि हमारे पास परफोरेशन है। उसके बाद एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी क्यों करेंगे? ताकि हम इंजरी को ग्रेड कर सकें किस लेवल की इंजरी है और फर्दर मैनेजमेंट जो है वो प्लान करें। अब एंडोस्कोपी जो है ना वो 5 से 15 दिनों में नहीं करेंगे, या 5 दिन से पहले करेंगे या 15 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि जो 5 से 15 दिन है इसके अंदर सेल जितने होंगे वो सारे एडिमेटस होंगे, सॉफ्ट होंगे टिश्यूज़, और ज़्यादा नुकसान होगा एंडोस्कोपी करने से। इसके अलावा जो 3rd डिग्री बर्न होगा हाइपोफेरेंक्स में, उसमें भी हम एंडोस्कोपी नहीं करेंगे।
इसके अलावा बर्न्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड किया, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न जो हो गया उसमें सिर्फ सिंपली म्यूकोजल हाइपरीमिया होगा, थोड़ा सा हाइपरीमिया होगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा डीमा होगा। जो सेकंड डिग्री बर्न है उसमें थोड़ी सी हैमरेज होगी, थोड़ी सी अल्सरेशन होगी और सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो थर्ड डिग्री बर्न है उसमें अच्छी खासी तबाही फिरेगी, डीप अल्सर्स होंगे, मैसिव हैमरेज होगी, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी ल्यूमन की, इतना ज़्यादा डीमा हो जाएगा कि सारा ल्यूमन जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, फुल परफोरेशन हो जाएगी, म्यूकोसा सारी स्लाफ ऑफ हो जाएगी। अब नॉर्मली हमने करना है क्या है कि इनिशियली एवेल्यूएट करना है, रिससिटेट करना है। अगर तो डिवास्टेटिंग इंजरी है, परफोरेटिंग है, पेशेंट जा रहा है तो उसकी सर्जरी कर देनी है। अगर स्टेबलाइज्ड है, हीमोडायनेमिकली स्टेबलाइज है तो एंडोस्कोपिक एवेल्यूएशन करनी है। एंडोस्कोपी पे हम देख सकते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न है। अगर तो फर्स्ट डिग्री इंजरी है तो सिर्फ एनजी डालेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और डिस्चार्ज कर देंगे। सेकंड डिग्री इंजरी है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिशन का कोई प्लान निकालेंगे और इसकी वैल्यूएशन करेंगे सीरियल एंडोस्कोपी करके। और जो थर्ड डिग्री हमारे पास इंजरी होगी जिसमें बहुत सारी इसोफेगस नेक्रोस हो जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। अब अगर जो फर्स्ट और सेकंड डिग्रीज़ हैं उनको हम मैनेज करेंगे कंजर्वेटिवली। फर्स्ट डिग्री में हमारे पास माइल्ड हाइपरीमिया आ सकता है, सेकंड में थोड़ी सी हैमरेज, थोड़ी सी अल्सरेशन और सूडो मेम्ब्रेन। सो इनको कंजर्वेटिवली हम मैनेज करेंगे और अगर स्ट्रक्चर बन गया तो एंडोस्कोपिक डायलिटेशन कर लेंगे। इसी तरह पेशेंट जिनकी कम्प्लेक्स परफोरेशन है, बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस हो चुकी है, उनके लिए क्या करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे, ईसोफेगेक्टमी करेंगे, वो हिस्सा ही काट देंगे ईसोफेगस का और उसकी जगह क्या करेंगे, जिजिनम या कोलॉन का पीस लगाएंगे। सो हम ईसोफेगेक्टमी कर सकते हैं या ईसोफेगो गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं अलॉन्ग विद जिजिनम एंड कोलॉनिक इंटरपोजिशन, उसकी जगह कोलॉन या जिजिनम का हिस्सा लगा देंगे। इसके अलावा अगर तो कॉस्टिक इंजरी हुई है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हो सकता है ईसोफेगस में स्ट्रक्चर बन जाए, हो सकता है स्टमक में स्ट्रक्चर बन जाए, इसोफेजियल कैंसर हो सकता है या ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बन सकता है। अब जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं उनको तो हम डायलेट कर लेंगे, सीरियल डायलेटेशन से खोल देंगे। जो लार्ज और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं ना, उस केस में हमें ईसोफेगेक्टमी करनी पड़ेगी और जो हिस्सा हम ईसोफेगस का काटेंगे उसकी जगह कोलॉन या जिजिनम का पीस या ग्राफ्ट जो है वो लगा देंगे। सो इट इज़ नोन एज ईसोफेगेक्टमी विद कोलॉनिक और जिजिनल इंटरपोजिशनल ग्राफ्ट। नेक्स्ट इज़ कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस। अब ये क्या, 6 मोस्ट कैंसर कॉमन कैंसर है वर्ल्ड में और इट इज़ नोटोरियस। क्यों नोटोरियस है, क्योंकि जब तक ये पेशेंट को पता चलता है तब तक ये फैल चुका होता है और ये लेटर स्टेज पे होता है। अब 80% जो हमारे पास प्राइमरी ईसोफेजियल नियोस्पाज्म है वो मैलिग्नेंट है। सो अगर किसी को ईसोफेगस का कार्सिनोमा डिटेक्ट हो गया है तो समझ लो कि वो मैलिग्नेंट ही है और इसका बहुत वर्स प्रोग्नोसिस है एंड इट इज़ नोटोरियस। अब इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडनोकार्सिनोमा। जो लोअर ईसोफेगस है ना उसमें एडनोकार्सिनोमा होता है बिकॉज ऑफ रिगर्जिटेशन, बैरेट्स ईसोफेगस चेंज। और जो अपर एंड होता है ना वहाँ पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, वो एसोसिएटेड है स्मोकिंग, अल्कोहल, नाइट्रोसामीन और इन सब से। अब ये 2 हमारे पास हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं, ये इनकी एपिडेमियोलॉजी भी डिफरेंट है और इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंट हैं। तो अगर स्क्वेमस सेल की बात करें तो स्क्वेमस सेल हमारे पास मिडिल थर्ड में होता है और एडनोकार्सिनोमा लोअर थर्ड में होता है। स्क्वेमस सेल इज़ द मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड, लेकिन आजकल जो रीसेंट ट्रेंड है वो एडनोकार्सिनोमा का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये गर्ड से रिलेटेड है। गर्ड क्यों होता है? ओबेसिटी की वजह से होता है। सो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जहाँ मोटे, अयाश, चिल करने वाले लोग होते हैं, हाई फैट खाने वाले, हाई अल्कोहल लेने वाले, स्मोकिंग वाले, ये सारे रिस्क फैक्टर है गर्ड के। तो जब गर्ड होता है तो बैरेट्स ईसोफेगस होता है, बैरेट्स ईसोफेगस होता है तो डिस्प्लेजिया होता है और एडनोकार्सिनोमा होता है। सो जो एडनोकार्सिनोमा है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉमन है और जो स्क्वेमस कार्सिनोमा है वो हमारे पास चाइनीज़ वाली साइड पे कॉमन है, चाइनीज़ में, साउथ अफ्रीका में और इन सारी जगहों पे ये ज़्यादा कॉमन है। सो अगर कॉजेज़ की बात करें, एडनोकार्सिनोमा क्यों होता है? बैरेट्स ईसोफेगस की वजह से होता है, गर्ड की वजह से, ओबेसिटी, हाई फैट इंटेक, हाई अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, इन सब की वजह से एडनोकार्सिनोमा होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्यों होता है? स्मोकिंग, अल्कोहल, नाइट्रोसामीन डाइट, उसके अलावा विटामिन ए, सी, जिंक, मोलिब्डियम, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्स की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लॉन्ग स्टैंडिंग एकलेजिया, सेलिक डिजीज़, टाइलोसिस। नाउ दिस इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, हाइपर कैरेटोसिस होती है पाम्स एंड
सोल्स की, दिस इज़ कॉल्ड टाइलोसिस, और इसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। प्रेजेंटेशन क्या है, डिस्फेजिया, पेशेंट जो है वो डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा। रिट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट या पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। अगर तो ट्रेकियो और ब्रोंकाई को इसने अफेक्ट कर दिया, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री को अफेक्ट किया, तो स्ट्राइडर, कफिंग, चोकिंग, एस्पिरेशन नमूनिया हो सकता है। और अगर तो इसने इन्वेड कर दिया लेरिंजियल नर्व को, तो ड्राई कफ के साथ होर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह वगैरह हो सकता है। या फिर वोकल कॉर्ड्स में हम डायरेक्टली ट्यूमर को भी इसके अलावा देख सकते हैं। वेट लॉस होगा, अनीमिया होगा, ये कैंसर के टिपिकल सिम्टम्स है। उसके अलावा सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होगी, ये भी कॉमन है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले एंडोस्कोपी कराएंगे, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन। इसमें डायरेक्टली विजुलाइज करेंगे और उस एरिया को हम खुरक के उसका थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल सैंपल ले लेंगे और हिस्टोलॉजिकल रिव्यू के लिए भेज देंगे, ताकि एक्यूरेट डायग्नोसिस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। जब एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाएगा, फिर उसका एक्सटेंट फाइंड करने के लिए हम सीटी चेस्ट कराएंगे, सीटी एब्डोमेन कराएंगे, सीटी पेल्विस कराएंगे। देखेंगे मेट्स फैले तो नहीं, क्योंकि इसके मेट्स जो होते हैं मोस्ट कॉमनली लिवर, लंग और पेरिटोनियम में फैलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिवर, लंग और पेरिटोनियम में। इसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, यानी एंडोस्कोप के आगे ना अल्ट्रासाउंड डाल देते हैं, दिस इज़ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। पेट स्कैन करेंगे, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये लिवर मैट्स को देखने के लिए करेंगे। और ब्रोंकोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी करेंगे, ये तब देखेंगे कि हमारे पास कोई ब्रोंकाई की इन्वेजन तो नहीं होगी। सबसे पहले सीटी स्कैन, एब्डोमिनल स्कैन और पेल्विस, इसकी बात करते हैं। सीटी चेस्ट, सीटी एब्डोमिन, सीटी पेल्विस। अब ये हमें बताएगा कि कितना एक्सटेंट है ट्यूमर का, कितनी इन्वेजन है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, और कितने लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा लंग, लिवर और पेरिटोनियम के रिगार्डिंग। इसके अलावा हम कर सकते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब इसमें क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड प्रोब को हम अटैच कर देंगे एंडोस्कोप के सामने, एंड दिस इज़ कॉल्ड EUS एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इस मेथड की वजह से ना हम जितनी डेप्थ या पेनिट्रेशन है किसी ट्यूमर की, वो नोट कर सकते हैं। ट्यूमर की स्टेजिंग करेंगे, T1 2 3 4, प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड्स देखेंगे, और इसके अलावा देखेंगे कि क्यूरेटिव रिसेक्शन हो भी सकती है कि नहीं। अगर तो ट्यूमर ने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वेड कर दिया है, T4 स्टेज में चला गया, आसपास के जितने ब्रोंकाई हैं इनको इन्वेड कर दिया है, लिवर वगैरह, पेरिटोनियम इनमें चला गया है, और साथ साथ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, तो फिर हमने रिसेक्शन करके क्या करना है, वो तो मेट्स तो फैल गए, ये तो फिर पेशेंट को ऐसी तंग करने वाली बात हुई। फिर सिर्फ प्लाइएटिव ट्रीटमेंट ही करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो अगर तो T4 और लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर साथ हम रिसेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में क्या होगा, अपर 1/3 और मिडल थर्ड ऑफ ट्यूमर जो होंगे ना, वो ब्रोंकाई में जा सकते हैं, और ब्रोंकोस्कोपी की वजह से हमें नज़र आ जाएगा इन्वेजन है कि नहीं, और अगर इन्वेजन है तो फिर हम ट्यूमर को रिसेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ये पेरिटोनियल मैट्स वगैरह देखने के लिए। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसे पेट स्कैन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जितने कैंसर सेल होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो इसमें हम एक कंपाउंड देते हैं 18FDG, विच इज़ 18 फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज, 18FDG। अब होता क्या है कि ये कंपाउंड सेल के अंदर घुस जाता है, अंदर घुस जाने के बाद इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है, और उसके बाद ये एक हाईली पोलर कंपाउंड बन जाता है। अब क्योंकि पोलर बन गया, तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस करके सेल के बाहर नहीं जा सकता, सो ये सेल के अंदर फंस जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, तो ये सेल के अंदर ही फंसा रहता है। तो फिर ये करता क्या है, ये गैमा रेस को एमिट करता है, जो कि हम गैमा कैमरे से पिक कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा पिकिंग करेंगे उतने ज़्यादा हॉट स्पॉट्स होंगे, और अगर तो ट्यूमर सेल है तो वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है, तो उसके अंदर हॉट स्पॉट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये ट्यूमर सेल है, यहाँ पे मेटास्टेसिस है, और इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे लिवर मैट्स देखने के लिए। अब अगर स्टेजिंग की बात करें, इसोफेजियल कैंसर को किस तरह स्टेज कर सकते हैं, तो इसमें T1 2 3 4, T1 को हमने 2 में डिवाइड कर दिया है, T1A T1B। T1A में म्यूकोजा इन्वेड हो जाएगा, T1B में सब म्यूकोजा, T2 में मस्कुलरिस, T3 में एडवेंटिशिया, और T4 में एडजेसेंट स्ट्रक्चर। सो T1A म्यूकोजा, T1B सब म्यूकोजा, T2 मस्कुलरिस, T3 एडवेंटिशिया, और T4 एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। लिम्फ नोड्स देखें तो N नोड और N1, N नोड का मतलब नो लिम्फ नोड, N1 का मतलब मैट्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। रीजनल लिम्फ नोड्स जो हैं वो पैल्पेबल हैं, नज़र आ रहे हैं, सोलन है। और मैट्स को देखें तो M नोड M1, M नोड नो मैट्स, M1 मेटास्टेसिस प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की, तो इसोफेगल कैंसर को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। जितने भी हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया होते हैं या जितने भी सब सेंटीमीट्रिक नॉड्यूल्स होते हैं, उनको तो हम एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। अब हमने स्टेजिंग डिस्कस की थी, जो T1A था
जिसमें ट्यूमर जो था वो सिर्फ म्यूकोजा तक लिमिटेड था। अगर तो T1A है, साथ कोई लिम्फ नोड नहीं इन्वॉल्व, तो सिंपली ईसोफेगेक्टमी करेंगे। अगर T1B है जिसमें सब म्यूकोजा में आ गया, या T2 है जिसमें हमारे पास ट्यूमर मस्कुलरिस प्रोप्रिया में आया है, तो इन दोनों में ईसोफेगेक्टमी तो करेंगे, साथ साथ लोकल लिम्फेडेक्टमी भी करेंगे। T3 जिसमें एडवेंटिशिया में आया है ट्यूमर, उसमें हम ईसोफेगेक्टमी भी करेंगे, लिम्फेडेक्टमी भी करेंगे, साथ कीमो रेडियोथेरेपी भी करेंगे। T4 जिसमें हर जगह फैल गया है, मेट्स आ गए हैं, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसमें फिर कोई रिसेक्शन करने का फ़ायदा नहीं है। इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट जो है होगी वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होगी। हमने सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करना है, पेशेंट के डिस्फेजिया को ठीक करना है। स्टंटिंग कर सकते हैं, लेज़र यूज़ कर सकते हैं, एथेनॉल के इंजेक्शन दे सकते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, बस यही ऑप्शन है। अब ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं ईसोफेगल कैंसर के, वो अस्पताल तब आते हैं जब उनकी ना सही तरह एक दफ़ा बच जाती है, ठीक है, तो लेटेस्ट स्टेजेस पे होते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट जो होती है वो ज़्यादातर हम पैलिएटिव ही करते हैं। जब डिजीज़ हमारे पास T1, T2 और T3 पे हो और कोई हेमाटोजीनस स्प्रेड ना हो और पेशेंट जो हो वो फिट हो सर्जरी के लिए, तो फिर सर्जरी ही करनी चाहिए। इट इज़ द बेस्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, एडनोकार्सिनोमा में भी और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में भी। अगर तो ट्यूमर प्रॉक्सिमल ईसोफेगस में आ गए हैं तो फिर सर्जरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि प्रॉक्सिमल जब ईसोफेगस इन्वॉल्व होती है ना, तो फिर हमें साथ उसके लेरेंजियोफेरेंजेक्टमी भी करनी पड़ती है, लैरिंक्स भी उड़ाना पड़ता है और फेरिंक्स भी उड़ाना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सर्जरी है। इसमें बड़े डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फेरिंक्स होता है, सो इसके कोई जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर ये कोई हम इतना ज़्यादा ये परफॉर्म नहीं करते। सो अगर प्रॉक्सिमल ईसोफेगस का ट्यूमर होगा तो उसमें लेरेंजियोफेरेंजेक्टमी करनी पड़ेगी, और ये हम ज़्यादातर नहीं करते। हाँ, ऐसे पेशेंट जो कि सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो उन्हें फिर हम कीमो या रेडियोथेरेपी देते हैं। अब जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है रेडियो सेंसिटिविटी को, इट इज़ अ रेडियो सेंसिटिव, लेकिन जो एडनोकार्सिनोमा है इट इज़ अ रेडियो रेजिस्टिव ट्यूमर। So squamous cell carcinoma is going to respond to radiotherapy while adenocarcinoma is going to resist radiotherapy. अब कंट्रा इंडिकेशन के हम सर्जरी क्यों नहीं करेंगे? पहली बात, मैट्स फैल गए, T4 स्टेज पे है तो हम सर्जरी नहीं करेंगे। एओर्टा इन्वॉल्व है, सर्जरी नहीं करेंगे। सर्विकल लिम्फेडेनोपैथी है, क्योंकि फिर हमें साथ लेरेंजियोफेरेंजेक्टमी और ये सब भी करना पड़ेगा, तो फिर हम सर्जरी नहीं करेंगे। पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए तो सर्जरी नहीं करेंगे। हो सकता है पेशेंट कोई कार्डियोपल्मोनरी इंसफिशिएंसी हो। इसके अलावा जब R0 रिसेक्शन पॉसिबल ना होना फिर भी हम सर्जरी नहीं करते। अब ये R0 रिसेक्शन क्या है? वेल, हमारे पास 3 रिसेक्शंस होते हैं, R0, R1 और R2। R0 का मतलब है कि एक पैच था ट्यूमर का, हमने उसको रिसेक्ट कर दिया। अब जब हम ट्यूमर निकालते हैं तो साथ थोड़ा सा हेल्दी टिश्यू भी लेते हैं। जब हमने वो हेल्दी टिश्यू लिया और उसको ग्रॉसली चेक किया तो हमें उसके अंदर हेल्दी टिश्यू ही नज़र आया, उसके अंदर हमें बॉर्डर्स जो हैं वो क्लियर नज़र आए। फिर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और अगेन हमें बॉर्डर्स जो हैं वो क्लियर नज़र आए। सो ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिक दोनों में हमें बॉर्डर्स जो हैं वो क्लियर नज़र आए। दिस इज़ R0 रिसेक्शन। R1 का क्या मतलब कि हमने टिश्यू काटा, ग्रॉसली तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, बॉडीज़ जो है वो सारी क्लियर है, हेल्दी टिश्यू भी काटा है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं ना तो कैंसर थोड़े से हम छोड़ गए थे। ठीक है, हमने जो बाउंड्रीज़ काटी है ना उनके बीच में कैंसर आ रहा है, हेल्दी टिश्यू नहीं आ रहा है। दिस इज़ R1 रिसेक्शन। और R2 का क्या मतलब है? ग्रॉसली भी देख लो या माइक्रोस्कोपी भी देख लो, हमने सही तरह काटा ही नहीं है, थोड़ा सा कैंसर जो है वो पीछे छोड़ दिया। सो जब R0 रिसेक्शन पॉसिबल नहीं होती ना तो हम फिर ईसोफेगेक्टमी नहीं करते। अब ईसोफेगेक्टमी है क्या? ये एक सर्जिकल इंटरवेंशन है और इसको हम परफॉर्म करते हैं स्टेजिंग करने के बाद। और इसमें जो होगा ना, ट्यूमर तो हम काटेंगे, इसके अलावा 5 सेंटीमीटर जो होगा वो फ्री मार्जिन भी काटेंगे ऑन ईदर साइड, दोनों साइडों पे। और इसके वेरियस मेथड है। फॉर एग्जांपल हम मिनिमल इन्वेजिव ईसोफेगेक्टमी कर सकते हैं, ट्रांसहाइएटल ईसोफेगेक्टमी कर सकते हैं, आइवर लीविस मेथड है, मैक्यून 3 फेज़ जो है ऑपरेशन है, और सैल्वेज ईसोफेगेक्टमी है। सबसे पहले अगर आइवर लिविस मेथड देखें तो ये हमारे पास 2 स्टेज है। इसमें 2 इंसिजन देंगे, पहला मिड लाइन में, दूसरा थॉरेक्स में, राइट साइड पर। सो पहला जो इंसिजन होगा ना वो अपर मिड लाइन में देंगे, जहाँ पर स्टमक होगा, लोअर ईसोफेगस होगी, उस एरिया के ऊपर मिड लाइन पे इंसिजन देंगे। इंसिजन देने के बाद हम क्या करेंगे? मोबिलाइज करेंगे लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस को और स्टमक को। अब ये जो है वो फ्रीली हिल सकते हैं, अपनी जगह से निकल सकते हैं। हाँ, इस सब के दौरान हमने राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी और वेन को बचा कर रखना है, इसको नहीं काटना। वेल, इनको मोबिलाइज करने के बाद दूसरा हमने क्या काम करना है? थॉरेक्स के राइट साइड के ऊपर हमने एक इंसिजन देना है। दिस इज़ राइट थोराकोटमी। थॉरेक्स के अंदर एंटर हो गए। अब क्या करना है? अब जो ईसोफेगस है उसको हमने रिसेक्ट कर देना है, जो ट्यूमर वाली जगह है उसको रिसेक्ट कर देनी है, और खींच के स्टमक को क्या करना है? थॉरेक्स के अंदर ले आना है। एब्डोमेन से खींच के
डायाफ्राम के थ्रू थोरैक्स में ले आना है। तो अब ये जो स्टमक होगा इसको हमने एब्डोमेन से उखाड़ कर थोरैक्स में ले आए हैं। नाउ दिस इज़ आइवर ल्यूइस प्रोसीजर। सो अब जो स्टमक है वो थोरैसिक कैविटी में है और फिर हम इसको क्या करेंगे, एनास्टोमोस कर देंगे रिमेनिंग ईसोफेगस के साथ। और इस तरह हम कहेंगे कि हमने ईसोफेगो गैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस की है विद द हेल्प ऑफ आइवर ल्यूइस ईसोफेगेक्टमी। एक और तरीका इसे कहते हैं मैक्योन्स 3 स्टेज ईसोफेगेक्टमी। अब ये 3 स्टेज है, पहले 2 स्टेजेस तो सेम होंगे, अपर मिड लाइन इंसिजन होगा, राइट थोरैकोटमी होगी, तीसरा इंसिजन भी इसमें होगा विच इज़ इंसिजन इन द नेक। अब होगा क्या कि ईसोफेगस को उसी तरह हम मिड लाइन इंसिजन देंगे, रिसेक्ट करेंगे, स्टमक को मोबिलाइज करेंगे, ऊपर खींचेंगे, ईसोफेगस जो है वो उसको हम ऊपर खींच लेंगे, स्टमक जो है थोरैक्स में आ जाएगा। फिर ईसोफेगस का जो ट्यूमर वाला एरिया उसको हम काट देंगे, रिसेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, स्टमक को हम खींच के नेक में ले जाएंगे। स्टमक इज पुल्ड अप इनटू द नेक, इस बार स्टमक नेक में आ गया, और सर्वाइकल एनास्टोमोसिस कर देंगे स्टमक का नेक में। और इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, लिम्फेडेक्टमी कर देनी है मिडियास्नल रीजन में और साथ एब्डोमिनल रीजन में। सो इसको कहेंगे दिस इज़ मैक्योन 3 स्टेज ईसोफेगेक्टमी। इसके अलावा एक ट्रांस हाइएटल रिसेक्शन भी होता है। इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, सबसे पहले अपर मिड लाइन इंसिजन डालेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टमक को मोबिलाइज करेंगे, फिर एक और इंसिजन देंगे नेक में, वहाँ पे सर्वाइकल ईसोफेगस को मोबिलाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, डायाफ्राम को ओपन करेंगे एब्डोमिनल इंसिजन देकर। यानी सबसे पहले अपर मिड लाइन इंसिजन दिया, स्टमक को मोबिलाइज किया, दूसरा इंसिजन दिया हमने नेक में और सर्वाइकल ईसोफेगस को मोबिलाइज किया, तीसरा इंसिजन दिया हमने एब्डोमेन में और वहाँ से हमने डायाफ्राम को ओपन किया और पोस्टीरियर मीडियास्टम में एंटर हो गए। अब होगा क्या कि जो लोअर ईसोफेगस है और उसके साथ जो ट्यूमर लटका हुआ है उसको मोबिलाइज करके अंडर डायरेक्ट विजन, और जो अपर ईसोफेगस है उसको मोबिलाइज करेंगे बाय ब्लंट डाइसेक्शन। स्टमक को खींच कर हम नेक में ले आएंगे और स्टमक के साथ जो ईसोफेगस लगी हुई है उसके जितने भी ट्यूमर्स हैं उनको पहले काटेंगे और फिर हम एनास्टोमोसिस कर देंगे सर्वाइकल ईसोफेगस के साथ। अब इस ट्रांस हाइएटल रिसेक्शन अप्रोच का एडवांटेज क्या है कि इसमें हमें थोरैक्स नहीं खोलना पड़ा। हमने इंसिजन दिए, नेक में दिया, अपर मिड लाइन में दिया और एब्डोमिनल इंसिजन दिया, लेकिन हमने कोई थोरैक्स में इंसिजन नहीं दिया। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि लिम्फेडेक्टमी हम सही तरह परफॉर्म नहीं कर सके। अब ये जितनी भी टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं ये सारी हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पार्ट को हम लेप्रोस्कोप के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, थोरैसिक पार्ट को हम वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है ईसोफेगेक्टमी की, वेल इसका मॉर्बिडिटी रेट जो है वो 20 से 80% है, मोर्टेलिटी रेट जो है 0 से 22% है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, फॉर एग्जांपल ARDS, नमूनिया, एटलैक्सिस, एम्पाइमा वगैरह। एनास्टोमोसिस जो हमने बनाया था वो लीक आउट कर सकता है। इसके अलावा थोरैसिक डक्ट जिसमें कायल होता है उसमें इंजरी हो सकती है, काइलोथोरैक्स और काइलोपेरिटोनियम हो सकता है। इसके अलावा इंजरी हो सकती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को, इंजरी हो सकती है एओर्टा को और आर्च ऑफ एओर्टा। इस केस में लेफ्ट थोरैकोटमी जब करेंगे तब एओर्टा को इंजरी हो सकती है, हैमरेज हो जाएगी इसमें। वुंड कॉम्प्लिकेशंस, कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस, एफिब में पेशेंट जा सकता है, हार्ट फेलियर MI में जा सकता है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निएशन वगैरह हो सकती है। अब बात करें अगर रेडियोथेरेपी की, तो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए बेस्ट है, लेकिन जो जितने भी एडनो कार्सिनोमा है वो इसको रेजिस्टेंट है, सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं देते। इसके अलावा रेडियोथेरेपी करने से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ट्रीट तो हो जाता है लेकिन रीअकर बड़ा जल्दी होता है, और इसके अलावा फाइब्रस स्ट्रक्चर्स जो है वो पेशेंट के अंदर बन सकते हैं। सो मेन कंट्राइंडिकेशन रेडियोथेरेपी की है कि कोई ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है या कोई लार्ज साइज ट्यूमर है जिसका साइज 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसमें रेडियोथेरेपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सर्जरी के साथ कॉम्बिनेशन में, ताकि हम लोकल रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा पैलिएटिव ट्रीटमेंट में भी हम रेडियोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का भी लिमिटेड रोल है और इसको हम यूज़ करते हैं इन कंजंक्शन विद रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी। कॉमनली यूज्ड हमारे पास ड्रग्स में आ सकते हैं, सिस्प्लैटिन आ सकता है, 5-फ्लोरोयूरासिल आ सकते हैं। अब अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो ईसोफेजियल कैंसर का पुअर प्रोग्नोसिस है, पेशेंट तभी आता है जब उसकी सही तरह बच चुकी होती है, लेटर स्टेजेस में आता है। सो अगर वो T1 स्टेज के ऊपर आता है तो 80% चांस है, इसी तरह वो अगर METS1 M1 स्टेज के ऊपर आता है तो उसका चांस जो है वो 3% है। अगर प्लाइएटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो 2/3 पेशेंट में हमें ये करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत लेट हमारे पास आते हैं और जब तक आते हैं तब तक केस जो होता है वो बिगड़ चुका होता है। ट्रीटमेंट प्लाइएटिव का मतलब है कि सिर्फ वो बस मोटी मोटी सी ट्रीटमेंट, ताकि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं ना उसे रिलीव कर दें। उसका जो ट्यूमर या जो डिजीज़ या जो कैंसर है ना वो क्योर नहीं होगा, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मेन एम क्या है, ताकि हम डिस्फेजिया को रिलीव करें।
अच्छा, आजकल जो है ना सर्जरी नहीं परफॉर्म कर रहे एज अ प्लाइटिव ट्रीटमेंट में हमारे पास और बड़े आइडियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इंट्यूबेशन, लेज़र थेरेपी, ये सारे कर रहे हैं। सो सर्जरी नहीं परफॉर्म कर रहे एज अ प्लाइटिव ट्रीटमेंट। इंट्यूबेशन की बात करें तो ये भी एक प्लाइटिव ट्रीटमेंट है। इससे हम जो है वो फूड डिलीवर कर सकते हैं। वेरियस ट्यूब्स हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एकिंसन है, सोटाज है, सेलेस्टिन ट्यूब है, से सारी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपेंडेबल स्टेंट्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये स्टेंट्स जो होते हैं कोलैप्स्ड फॉर्म में हम डालते हैं अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस और एंडोस्कोपिक कंट्रोल, और जैसे ही हम इन स्टेंट्स को प्लेस करते हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं अप टू डिज़ायरेबल डायमीटर, और फिर ये ईसोफेगस को खोल के रखते हैं। इसके अलावा लेज़र थेरेपी कर सकते हैं। लेज़र थेरेपी में क्या आएगा जी, हमारे पास एंडोस्कोपिक लेज़र होती है जिसके थ्रू हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर ऐसे स्टेंट्स जिन्हें ट्यूमर ने दोबारा ब्लॉक कर दिया है तो उसको भी हम अनब्लॉक कर सकते हैं। बाकी एंडोस्कोपिक मेथड्स में हमारे पास डायथेरेपी आ सकता है, आर्गोन बीन आ सकता है, प्लाज्मा कोएगुलेशन, अल्कोहलिक इंजेक्शन वगैरह। उसके अलावा रेडियोथेरेपी की तरफ जा सकते हैं जिसकी वजह से हम डिस्फेजिया को रिलीव करेंगे। और ऐसी बोन पेन्स जो कि मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स की वजह से हो रही है उनको ट्रीट करने के लिए हम रेडियोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं।